हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे सीजीएल पीवाईक्यूज़ की इंग्लिश के, और हम धीरे धीरे चलते आधे पार्ट्स को कवर कर चुके हैं। अब हम दूसरे हाफ पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि हमें चलना था पहले पार्ट से लेके 36th जो है सिक्स्थ जो है शिफ्ट तक। ठीक है, अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और अब हम इस तरफ चलना शुरू हो गए हैं बिकॉज आधे पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं 18 सितंबर 2024 की तरफ, जिसमें फ़र्स्ट शिफ्ट की हम बात करेंगे यहाँ पे। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके का है। सबसे पहले स्पेलिंग टेस्ट का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है हमने कौन सा है। ठीक है, जो जिसकी स्पेलिंग गलत है वो वर्ड हमने बताना है यहाँ पे कि वो कौन सा वर्ड हमारा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है या मिलेगा। ठीक है, देखो, कंसेंटियस 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 यहाँ पे आपका कंसेंटियस लगभग ठीक होना चाहिए ये वर्ड। इसमें कोई गलती मुझे लग नहीं रही है। फ़िलहाल के लिए इसको पेंडिंग में रखते हैं बिकॉज सारे बड़े बड़े स्पेलिंग्स जो है हमारे सामने रख रखे हैं। मिसचीवियस, ये एक ऐसा स्पेलिंग है, गड़बड़ करेगा ही करेगा, देखते हैं, कोई बात नहीं। ओस्टेंटियस ओस्टेंटेटियस ओस्टेंटेटियस, वैसे मुझे बताओ ये क्या होता है ओस्टेंटेटियस। ठीक है, बता देना, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है, इस स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इसमें डाउट है, इसमें डाउट है अभी तक। एकोमोडेट, ये तो पहले भी हम लोग कर चुके हैं, किसी ना किसी शिफ्ट में पहले भी कर चुके हैं। अगर आपको अच्छे तरीके से ध्यान में है तो मुझे आप बता सकते हो कि ये कौन सी शिफ्ट में या कब हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। ठीक है, तो मुझे आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख के। कमेंट बॉक्स आपके लिए है। ये स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है, मतलब दोनों स्पेलिंग ठीक है। अब बात करेंगे बी और ए स्पेलिंग की। सबसे पहले हम कॉन्सेंटिटियस, स्पेलिंग ये भी सही है, स्पेलिंग यही गलत है। ठीक है, अब इसको सही भी करना पड़ेगा। अब इसको जब हम सही करेंगे तो आपका MISCHIE ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ तक तो सही है। VOUS आएगा, ना कि IOUS। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है, कुछ इसी तरीके का है, स्पेलिंग टेस्ट का ही है। ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बता रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में पूछ लिया। अब ऐसी कोई मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको भी ढूंढ लेंगे। हीलियम इज़ यूज टू विद हीलियम इज़ यूज्ड विद ऑक्सीजन फॉर अस्थमा ट्रीटमेंट बिकॉज इट डैश वेरी इजीली। वो क्या करता है, वो क्या करता है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस या आई ई एस होना चाहिए, तो ये तो होगा ही नहीं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। तो अब इनमें से हमारा सही जो मतलब है ना स्पेलिंग का, वो क्या है। ठीक है, अब ये एक एफ वाला तो वैसे ही नहीं है, अब बच गए ये दोनों के दोनों। अब या तो जेड वाला आएगा या एस वाला आएगा, तो यहाँ पे किस वाला आएगा, एस वाला आएगा, ना कि जेड वाला। तो अकड़ बकड़ बम्बे वो भी कर लिया करो कई बार, लेकिन स्पेलिंग्स का ध्यान रखना मतलब ऐसा काम है कि तुरंत धोखा दे सकती है ये चीज़ हमें, है ना। इसको रट नहीं सकते आप लोग, इसके लिए तरीका नहीं है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं हमारे स्पेलिंग। ठीक है, वहीं पे हमारे यहाँ पे बैठी रहती हैं, फिर हम जब ज़रूरत पड़ती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें बता देता है कि नहीं भाई, इस तरीके का यूज़ आप लोग कर सकते हो और कोई दिक्कत नहीं है। और सिर्फ हर चीज़ का इलाज पता है क्या है, पढ़ना ही है बस। कॉन्टिन्यूसली आप पढ़ते रहो, टेस्ट लगाते रहो, चेक करते रहो, अपने आप को टेस्ट करते रहो, है ना। ये सब चीज़ें होती रहेंगी, अपने आप क्लियर हो जाएगी चीज़ें। टाइम दो बस चीज़ों को, वो कभी भी धोखा नहीं देगा। सिनोनियम बताना है एक्सेप्शनल का। सबसे पहले हमें एक्सेप्शनल का मतलब पता होना चाहिए। एक्सेप्शनल का मतलब होता है असाधारण। ठीक है, असाधारण। अब हमें इसका सिनोनियम बताना है, असाधारण ही होना चाहिए। असाधारण ही होता है आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ट्राइवल होता है बिल्कुल शून्य। इमोशनल और टोटल जो है आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया जी हमारा, क्या है, सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द ING फॉर्म ऑफ वर्ब एक्सप्रेसेस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन और इवेंट।
आईएनजी की फॉर्म दे रखी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, आईएनजी दे रखी है सभी सेंटेंसेस में। ये बताना है कि कहाँ पे कॉन्टिन्यूटी को बता रही है। अब आपको पता है कि जब भी कॉन्टिन्यूटी को बताने की ज़रूरत पड़ती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो कौन से सेंटेंस में अच्छे तरीके से वो बात कही जा रही है, ठीक है, ये चीज़ देखने को मिल रही है। रीडिंग नॉवेल्स इज़ माई फेवरेट पास टाइम। रीडिंग नॉवेल्स, तो यहाँ पे तो ये कॉन्टिन्यूटी की बात नहीं कर रहा है, ये सब्जेक्ट के रूप में आ गया, ये तो या तो ये पार्टिसिपल है या ये जिरंड है, तो ये तो बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, यहाँ पे भी ये या तो जिरंड का काम करेगा या पार्टिसिपल का काम करेगा, ये भी यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है वैसे तो ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब कॉन्टिन्यूटी की बात नहीं कर रहा। प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी या डू नॉट डिस्टर्ब मी, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स, ये बात सही है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स, मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना कृपा करके, तो ये बात सही हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट जो सेंटेंस दे रखा है इसमें भी टू यूज़ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिख के दे रखा है, तो ये भी यहाँ पे नाउन का काम करता मिलेगा, तो ये भी यहाँ पे सही एक्सप्रेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सही सी में सही बात जो है दे रखी है, जिसकी हमें ज़रूरत थी, कॉन्टिन्यूटी को बता रही थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इसका। वन हु ईट्स द फ्लैश ऑफ हिज ऑन स्पीसीज, उसको बोलते हैं नरभक्षी। क्या बोलते हैं उसको? नरभक्षी बोलते हैं उसको, वो होता है कैनिबल, नरभक्षी, ठीक है, कैनिबल। नॉन वेजिटेरियन, वैगन और मैमल। वैगन होता है जो बिल्कुल ही प्योर जो है वेजिटेरियन होता है, शुद्ध शाकाहारी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आता है, ये कहता है कि एंटोनियम बताइए सर, मुझे किसका एंटोनियम बताना है, ये भी इसी से पूछना पड़ेगा कि ये किसका एंटोनियम जो है पूछने की बात कह रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एंटोनियम बताना है कि जो भी अंडरलाइन वर्ड होगा, किसका क्या, जो भी अंडरलाइन वर्ड होगा। द अपीयरेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इन जंगल इज डिसेप्टिव इन नेचर। अब ये डिसेप्टिव क्या होता है? डिसेप्टिव का मतलब होता है छल जो करते हैं, ठीक है। अब डिसेप्टिव लिख रखा है तो इसका मतलब एडजेक्टिव लिख रखा है ये, ठीक है, तो एडजेक्टिव का मतलब छल पूर्ण हो सकता है ये आपका। अच्छा, इस छल पूर्ण का, डिसेप्टिव का एंटोनियम बताना है। डिसेप्टिव का एंटोनियम तो भाई यहाँ पे आपका ऑनेस्ट है, ईमानदार है। इल्यूसिव मतलब भ्रम वाला, अगली आप जानते हैं, ब्यूटीफुल आप जानते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन आया भाई हमारा, पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाना है एक्टिव वॉइस से। ना, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। अच्छा, ये एक्टिव वॉइस है, इसका हमने पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। दीपेश विल सेंड राकेश अवे टू कॉलेज फॉर सर्टन रीजन्स। अब यहाँ पे देखो, विल प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, फ्यूचर इंडेफिनिट दे रखा है, तो इसका मतलब आप विल या शैल बी प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लो, जहाँ पे भी होगा वही सही है। देखो, राकेश आपका आगे आना है, ठीक है, राकेश आगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राकेश के बाद विल लगेगा, ये भी बात ठीक है, ये वुड वाला कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर आनी चाहिए बी, इसमें दे रखी है, तो ये बी वाला सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। बना के भी देख लो, राकेश आ गया, उसके बाद विल आ गया, फिर बी आ गया, सेंड दे रखी है ना, तो सेंट हो जाएगी थर्ड फॉर्म, सेंड, सेंट होता है, ठीक है। अवे टू कॉलेज फॉर सर्टन रीजन्स, ये जोड़ दो इसके साथ, फिर उसके बाद बाय के बाद आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के हम लोग ईजीली लिख सकते हैं, तो दैट इज़ वाई द राइट आंसर बी होगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एंटोनियम बताना है अंडरलाइंड वर्ड का। सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होता है, द लॉन्ग स्टैंडिंग फ्यूड बिटवीन द टू विलेजेस वॉज सेटल्ड ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ टू चीफ्स। अच्छा रहा, कोई बात नहीं। फ्यूड का मतलब होता है झगड़ा, ठीक है, झगड़ा जो लंबे समय से चल रहा था, दो गुटों के बीच में झगड़ा चल रहा था गांव में, वो सेटल्ड कर दिया गया इंटरवेंशन के बाद। किसके? दो चीफ्स जब इंटरवेंशन जब उन्होंने की, तो फ्यूड का मतलब होता है झगड़ा, और इसका हमने क्या बताना है? एंटोनियम बताना है। तो फ्यूड का मतलब झगड़ा, और फिर हार्मोनी का मतलब क्या होता है?
हार्मनी का मतलब होता है आपका आपस में जब मिल जाते हैं, सद्भाव बोल सकते हैं इसको, सद्भाव, ठीक है। एक तो झगड़ा हो, एक आपस में बनती हो सबकी, ठीक है। ऑनेस्टी आप जानते हैं, हम्बल आप जानते हैं, ह्यूमिलिटी भी आप जो है जानते हैं, ह्यूमिलिटी विनम्रता, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, फोरसेक का बताना है आपने सिनोनियम। फोरसेक का मतलब क्या होता है? फोरसेक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को त्यागना। यहाँ पे ये पार्ट ऑफ स्पीच पूछने जाओगे मुझसे तो सर मैं कहूँगा कि वर्ब है भाई। फोरसेक्ड, फोरसेक्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। अच्छा, वर्ब सी दे रखे हैं ऑलमोस्ट हमें सारे, हाँ वो भी दे रखे हैं। एक्सेलरेट, अबंडन, रिवील या फिर क्लच। तो हमारा इसका सिनोनियम आपको क्या देखने को मिलेगा? अबंडन, ठीक है। अबंडन का मतलब भी त्यागना होता है। एक्सेलरेट का मतलब आप जानते हैं, रिवील का मतलब आप जानते हैं, क्लच का मतलब क्या होता है? क्लच वो होती है ना, क्लच मतलब जिसको हम कस के पकड़ते हैं, कस के पकड़ना क्लच एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, फिल करना है ब्लैंक्स को, ठीक है, जो भी खाली है। नीचे दे रखा है एक वर्ड, अब वो वर्ब है क्या नहीं है वो आप हमें देखना पड़ेगा पढ़ के। ही है, ही के जस्ट बाद दे रखा है, सीधा वर्ब दिखाई दे रहे हैं मुझे सारे के सारे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनना चाहिए, ठीक है। तो देख लेंगे वो हमें जिस तरीके की ज़रूरत है उसको हम वहाँ पे फिट कर देंगे, तो वर्ब ही है हमारा। 100% क्लियर हो चुका है कि हमारा ये वर्ब आना है यहाँ पे। ही डैश हिज बाइक एज फास्ट एज ही कुड टू रीच ऑन टाइम। देखो यहाँ पे कुड दे दिया, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आना चाहिए बस। रोड, ये मतलब नहीं बनता, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, सीधा सीधा राइड का सेकंड फॉर्म आ जाएगा यहाँ पे, रोड। ही रोड हिज बाइक एज फास्ट एज ही कुड टू रीच होम। उसने उतनी तेज़ बाइक दौड़ाई जितनी तेज़ वो दौड़ा सकता था घर पे पहुँचने के लिए, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन को अप्रोप्रिएट को हमने ढूंढना है जो कि सब्स्टिट्यूट कर सकता है हमारे अंडरलाइन सेगमेंट के जो भी नीचे सेंटेंस में दे रखा है। स्वामिनी, शिवामिनी, जो भी नाम है भाई किसी का, इज़ वर्किंग एज एन इलेक्ट्रिशियन फॉर द पास्ट 22 ईयर्स। अच्छा, ठीक है भाई, इज़ वर्किंग दे दिया इसने और फिर ये बोल दिया कि इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग, तो इज़ वर्किंग भी दे दिया और ये भी बता दिया कि वो पिछले 22 साल से काम कर रहा है। तो सिंस या फॉर जब हम लगाते हैं तो हम एक टेंस का यूज़ करते हैं, या एक का क्या करते हैं, 4 टेंसेस का यूज़ करते हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर तीनों हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किसको फिट कर सकते हैं ये हमें चेक करना पड़ेगा बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। ओके, इस चीज़ की हमें जांच करनी पड़ेगी कि यहाँ पे हम किसको फिट कर सकते हैं, इनमें चारों में से कौन सा टेंस आ सकता है। इसका मतलब सबसे पहले तो ये काटो कि ये नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है कहीं ना कहीं, इसमें वुड वर्क दे रखा है, ये नहीं आ सकता। अब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब हमें सब्जेक्ट बता देगा कि हमें कौन सा होना चाहिए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखो सिंगुलर है तो ये भी काट दो, बच गया कौन सा, ये वाला बच गया। ऐसे ऑप्शंस को निकालना सीखना ज़रूरी है। ऑप्शंस को निकालना सीख गए हम लोग तो आधा काम तो वहीं पे हो जाता है, क्योंकि टाइम भी तो बचाना ज़रूरी है ना। अब इसका मतलब हो जाएगा स्वामिनी हैज़ बीन वर्किंग एज एन इलेक्ट्रिशियन फॉर द पास्ट 22 ईयर्स। ये सही सब्स्टिट्यूट कर रहा है इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि स्वामिनी जो है वर्क कर रहे हैं इतने टाइम से, कितने टाइम से, 22 साल से वो इलेक्ट्रिशियन के रूप में काम कर रहे हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम टू फिल इन द ब्लैंक, fill the blank in the given situation. I thought Sadhana would always stick by me, but when I got into trouble, she turned out to be A या N। वो जो है मैंने सोचा कि साधना जो है मेरी बहुत अच्छी मित्र है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जैसे ही मुझे ज़रूरत उसकी पड़ी, जैसे ही मैं सिचुएशन में पड़ा, किसी मतलब मुसीबत में पड़ा, जैसे ही मेरे ऊपर मुसीबत आई तो वो टर्नड आउट हो गई, एकदम से बदल गई। क्या बदल गई वो, हार्ड नट टू क्रैक हो गई, या फेयर वेदर फ्रेंड हो गई, या ओपन सीक्रेट हो गया, या वुड वर्क हो गया। ये गलत हो जाएंगे दोनों,
ये भी गलत हो जाएगा। फेयर वेदर फ्रेंड निकली फिर तो वो जो अच्छे समय में तो साथ देता है मित्र, और जैसे ही आपके ऊपर मुसीबत पड़ेगी तो वो मित्र आपको कहीं पे खड़ा नहीं दिखाई देगा। इस प्रकार के मित्र आपके कैसे होते हैं? फेयर वेदर फ्रेंड होते हैं। जब आपका समय सही चल रहा होगा तो आपके साथ होंगे, अन्यथा वो आपके साथ नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना है जो कि सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन जो वर्ड सेगमेंट है सेंटेंस में दिए हुए नीचे में उसको। ठीक है, हर थिनिंग ग्रे हेयर वॉज हैंगिंग ऑन हर बोनी फोरहेड। उसके बोनी फोरहेड पे उसके जो थिनिंग ग्रे हेयर थे वो हैंगिंग ऑन थे, एक तरीके से बिखरे हुए थे बुरे तरीके से। अच्छा, इसमें आपके फ्रेजल वर्ब्स दे रखे हैं, बिखरे हुए होना बोल सकते हो, हैंगिंग ऑन वैसे लटके हुए बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शंस के थ्रू चलते हैं और समझते हैं इन चीज़ों, क्योंकि समझना जरूरी है फ्रेजल वर्ब्स को। ठीक है, तो फॉलिंग अबाउट का मतलब होता है इधर उधर कोई चीज़ बिखरी पड़ी है, या फिर गिरी पड़ी है, या फिर लड़खड़ाती हुई कोई चीज़ है। ये ऑप्शन हो सकता है आंसर हमारा। ठीक है, अर्जिंग अहेड का मतलब क्या होता है? अर्जिंग अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ने के लिए आप किसी को प्रेरित करते हो। अर्ज करना मतलब किसी को प्रार्थना नहीं कर रहे आप किसी को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हो, उसको आप जामवंत बन के उसके अंदर के हनुमान को जगाने की कोशिश कर रहे हो कि यू कैन डू इट, आप जो है इस चीज़ को कर सकते हो, बिकॉज आप जो है उसकी एबिलिटीज़ को जानते हो, उसकी योग्यता के बारे में आपको पता है ना, तो आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं एक तरीके से, तो उसको अर्जिंग अहेड बोलते हैं। स्ट्रैगलिंग ओवर का मतलब होता है इधर उधर भटकना या फिर बेतरकीब से किसी चीज़ को फैलाना, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। इन दोनों के बीच में क्लैश होगा, समझने की कोशिश करेंगे। सिंकिंग फ्रॉम का मतलब तो कहीं से भी नहीं बन रहा है इसका आंसर। ठीक है, इसका मतलब नीचे गिरना बोल सकते हो या डूबना भी बोल सकते हो। अच्छा, अब इन दोनों के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे बात क्या हो रही है ये सेंटेंस क्लियर करेगा, इन दोनों में से क्या आंसर आएगा। ठीक है, ओके, ये चीज़ है। फॉलिंग अबाउट और स्ट्रगलिंग ओवर में डिफरेंस क्या होता है? जब फॉलिंग अबाउट की बात करते हैं तो कोई चीज़ इधर उधर गिरी हुई हो सकती है या कोई व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ चल सकता है, लेकिन जब हम स्ट्रगलिंग ओवर की बात करते हैं तो कोई चीज़ बेतरकीबे ढंग से पड़ी हुई होती है, तो इसलिए फॉलिंग अबाउट यहाँ पे आंसर नहीं होगा, यहाँ पे स्ट्रगलिंग ओवर जो है हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अब एसएससी ने भी ये आंसर दिया है, सी आंसर दिया है, तो हमें एसएससी की भी माननी पड़ेगी, बिकॉज उन्होंने यही आंसर दिया, तो हम लोग इसको आंसर कैसे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, वैसे क्लैश हो सकता है बहुत अच्छा इसके ऊपर, लेकिन स्ट्रॉन्ग आंसर भी सी है। ठीक है, ओके है, चीज़ को समझ गए ना अच्छे तरीके से, बस यही हमारा उद्देश्य था कि चीज़ें अच्छे तरीके से हमें समझनी ज़रूरी हैं, बाकी तो ऐसे ही चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है अंडरलाइन सेगमेंट का। माई फादर ऑलवेज टेल्स अम्यूजिंग एंड ट्रू स्टोरीज फ्रॉम हिज चाइल्डहुड एट बेड टाइम। अच्छा, एनेक्डोट्स, फेबल्स, सोनेट्स या फिर एलिगोरीज। बड़े अच्छे ऑप्शन हैं चारों के चार। एनेक्डोट्स होता है छोटी छोटी कहानियाँ या फिर उपाख्यान, छोटी छोटी कहानियाँ समझ के चलो, ये आंसर हो सकता है। फेबल्स क्या होता है? फेबल्स का मतलब होता है दंत कथाएं। दंत कथाओं का मतलब क्या होता है? दंत कथाओं का मतलब होता है एक छोटी सी कहानी जो किसी एनिमल या फिर किसी क्रिएचर के ऊपर हो, जो एनिमेटेड क्रिएचर्स होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स, क्रिएटर नहीं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो होती हैं दंत कथाएं। तो मतलब ये जो है कहानी, यहाँ पे स्टोरीज़ की बात हो रही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सोनेट्स होती हैं जिसमें 14 पंक्तियाँ होती हैं पोइम्स में, ज़्यादातर हमारे फेमस जो पोइट हुए हैं इंग्लैंड के, विलियम वर्ड्सवर्थ है ना, सॉरी विलियम शेक्सपियर, वो जो है सोनेट्स लिखते थे, बहुत सोनेट्स लिखते थे, उन्होंने बहुत लंबी लंबी पोइम्स भी लिखी हैं, बट सोनेट्स बहुत लिखते थे वो। एलिगोरीज क्या होती हैं? एलिगोरीज का मतलब होता है दृष्टांत कथाएं, मतलब एक ऐसी पोएम या स्टोरी या एक ऐसी पिक्चर जो ये बताएगी कि कोई मीनिंग जो है छुपा हुआ है
स्पेशली किसी मोरल के ऊपर डिपेंड करती हैं, कोई ना कोई मोरल निकाल के लेके आएंगी, कोई ना कोई हमें शिक्षा जो है देंगी, ठीक है। तो ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता, और सोनेट तो वैसे ही नहीं हो सकता। तो एनेक्डोट्स हमारा आंसर होगा। जो हमें दादी नानी माता पिता जो कहानियाँ सुनाते हैं वो एनेक्डोट्स होती हैं, ना वो फैबल्स होती, ना वो एलिगोरीज होती। इनके अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग जो है चीज़ें होती हैं, अलग अलग बातें होती हैं इनमें दोनों में, ठीक है। तीनों चीज़ों में एक्चुअली एनेक्डोट, फैबल्स और एलिगोरीज अलग अलग जो है चीज़ें होती हैं, अलग अलग थीम्स पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। और इनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, मनोरंजन। इनका भी मनोरंजन होता है कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ सीख देती हैं, जैसे कि ये सीख देती हैं हमें, कुछ मोरल वैल्यूज़ हमें देती हैं। ऐसा मेरा कहने का मतलब कतई नहीं है कि एनेक्डोट से हमें मोरल वैल्यूज़ नहीं मिलती, बट इनमें डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था मैं। आई होप सो कि आप जो है समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस बात को, ठीक है। ओके, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट सपोर्ट द एरर इन द यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस। अच्छा, एरर बताना है जो ये नीचे सेंटेंस दे रखा है इसमें से, ठीक है। दीपा एंड सीमा आर बोथ गुड विद रनिंग। अच्छा, बट दीपा इज ऑल्सो गुड एट कैचिंग द बॉल एंड थ्रोइंग इट टू द राइट कॉर्नर इन द टाइम। अच्छा, इसने फिर ये भी कहा है कि किसके बारे में बताना है, यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन। अच्छा, प्रेपोजिशन की गलती है, बस ये भी हमें बता दिया इसने कि प्रेपोजिशन की गलती है भैया। अच्छा, तो यहाँ पे है प्रेपोजिशन, यहाँ पे है प्रेपोजिशन, यहाँ पे है प्रेपोजिशन, यहाँ पे है प्रेपोजिशन। अच्छा, ऑप्शंस में भी देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, कोई नहीं। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं सेंटेंस। दीपा एंड सीमा आर बोथ गुड विद रनिंग। अच्छा, ठीक है, गुड विद रनिंग नहीं, यहाँ पे ही गलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में गलती है। पता है क्यों? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं किसी के किसी चीज़ में अच्छा होने की, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, इसमें हम क्या कहेंगे, एट जो है हमें ये बताएगा कि हम किसी चीज़ में कितने अच्छे हैं। तो हम इसके साथ एक चीज़ और लिखी हुई है, गुड, तो इससे पहले रहेगा गुड। एक बार दोबारा लिखते हैं इसको, गुड एट प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसको नोट बना के लिख लो कहीं पे कि जब भी ये एक्सप्रेशन होगा तो वो चीज़ हमें किसी चीज़ में द बेस्ट बताएगा, या हम उस चीज़ में क्या हैं, अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ लगा दी, विद लगा दिया, ठीक है। गुड एट रनिंग होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसमें बता रखा गुड एट कैचिंग, ये चीज़ यहाँ पे प्रूव होगी ना, होगी ना यहाँ पे प्रूव कि वो कैचिंग, बॉल को कैच करने में और थ्रो करने में अच्छी है। कौन? दीपा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे गलती इसकी रहेगी सी पॉइंट में, इसकी जगह पे एट आएगा प्रेपोजिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ये कहता है कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना है, फिल नहीं करना मतलब बताना है उसके बारे में, जो कि सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइंड वर्ड को जो कि सेंटेंस में नीचे दे रखा है। एन इंटेंस विश टू लर्न समथिंग कीप्स द नर्व्स एक्टिव। अब यहाँ पे इंटेंस का जो है क्या कर सकते हैं हम, सब्स्टिट्यूट कैसे कर सकते हैं इसको, यानी कि सिनोनियम बताना एक तरीके से। अब आप इंटेंस का जो है सबसे पहले तो इंटेंस का मीनिंग हमें जो है पता होना चाहिए, फिर तो हम बता सकते हैं अच्छे तरीके से। इंटेंस का मतलब होता है शक्तिशाली, शक्तिशाली, प्रबल। यहाँ पे लर्निंग की बात हो रही तो शक्तिशाली छोड़ दो, यहाँ पे प्रबल रखो। एक प्रबल इच्छा किसी चीज़ को सीखने की हमें क्या करती है, हमारी नर्व्स को एक तरीके से एक्टिव रखती है, हमारे दिमाग को एक्टिव रखती है कि हमें वो चीज़ सीखनी है। अंदर से जब फीलिंग्स आती है ना कि हमें इस चीज़ को तो सीखना ही पड़ेगा, तो हमें अंदर से हमारे ये होता है हमें कि हमें ये चीज़ तो सीखनी ही सीखनी है, तो उस चीज़ को हम इंटेंस विश बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसका पावरफुल कहोगे, लेजी नहीं कहोगे, फिक्स्ड नहीं कहोगे, हाफ हार्टेड नहीं कहोगे। हाफ हार्टेड तो कहीं का भी नहीं होता है ना। ईडियम है हमारा, इसका मतलब बताना है हिज PhD डिग्री सीम्स टू बी
पेनेलोप्स वेब। पेनेलोप्स वेब क्या होता है? पेनेलोप्स वेब एक जो है इडियम होता है, इसका मतलब होता है अंतहीन कार्य, जिस काम का कोई अंत नहीं है। एन एंडलेस टास्क, डिफ़िकल्ट टास्क नहीं, सीक्रेट टास्क नहीं, इम्पोर्टेंट टास्क बिल्कुल नहीं, ऐसा काम जिसका कोई अंत ही नहीं है। ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो इस अंडरलाइंड वर्ड का। ह्यूमर दैट डिस्क्राइब्स द वीकनेस ऑफ द अदर पर्सन इज इटसेल्फ ए क्राइम अमंग पीर ग्रुप्स। अच्छा, ह्यूमर दैट डिस्क्राइब्स द वीकनेस ऑफ द अदर पर्सन, तो ये जो बात है ये क्या कही जा रही है? ये एक जोक है, ये एक स्टेयर है, या एट्री है, या फिर एक कर्स है? मेरे ख्याल से ये कर्स तो है नहीं, ठीक है, एक शाप तो है नहीं ना, ये यहाँ पे मेरे ख्याल से एक जोक की बात हो रही। इन दोनों के बीच में क्लैश है, इन दोनों का मतलब देख लेते हैं हम लोग क्या होता है, ठीक है। स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है व्यंग्य। क्या होता है? व्यंग्य, है ना। जब भी हम तंज कसते हैं किसी पे, वैसे व्यंग्य अच्छा वर्ड है, तंज थोड़ा सा नेगेटिव में भी आ जाता है, व्यंग्य का पॉजिटिव भी हो सकता है, क्या होता है कुछ उसमें पॉजिटिव। इसमें एक आलोचना वर्ड होता है ना, एक तो किसी की बुराई करते हो आप, एक आलोचना करते हो, आलोचना में आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चीज़ों को मिक्स करके आप उसको सही सही एक एनालिसिस देते हो, ठीक है ना, ये चीज़ है ना। ओके, ठीक है। अच्छा, ये एट्री क्या होता है? एट्री का मतलब होता है ड्रेस, ड्रेस से रिलेट होती है ये एट्रीज, तो ये भी आंसर नहीं है, आंसर हमारा स्टेयर है, स्टेयर, स्टेयर। ये क्या होता है? अमर दैट डिस्क्राइब्स द वीकनेस ऑफ द अदर पर्सन, मतलब ये क्या होता है? व्यंग्य जो दूसरे लोगों की एक तरीके से कमी बताता है। इज इट सेल्फ ए क्राइम अमंग द पीयर ग्रुप्स, मतलब अगर हम अपने ही दोस्तों में अपने दोस्तों की कमी बताएंगे तो आप एक तरीके का क्राइम कर रहे हैं, मतलब आपको अच्छा दोस्त नहीं मानेंगे, वो ये कह देंगे कि भाई तू तो अपने ही दोस्तों की बुराई कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जबकि वो अच्छा दोस्त है, सच्चा दोस्त है अगर वो ऐसा कर रहा है तो। अगला क्वेश्चन आया, एक्टिव वॉइस में हमें चेंज करना है क्या इसको? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन इन एक्टिव वॉइस। यस, ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस दे रखा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो वाई यूं का यूं आएगा, ठीक है। आर प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म, आर प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इज एम आर प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म को जब हम एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम जो है क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेके जाएंगे, क्योंकि इज एम आर प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करते हैं, तब हम ऐसा करते हैं। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? शी आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट आपका, ठीक है, ओ सॉरी, शी आ जाएगा इसका सब्जेक्टिव फॉर्म। अच्छा, सी आएगा सब्जेक्टिव फॉर्म, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पे किसका यूज़ होता है? डू और डज का। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए उसको, ठीक है, तो डू और डज आएगा, सी के साथ डज आएगा, तो वाई के बाद जहाँ पे भी डज वही आपका सही आंसर। यहाँ पे नहीं है ये कट गया, यहाँ पे नहीं है ये कट गया, यहाँ पे नहीं है ये कट गया, यहाँ पे है तो ये हमारा आंसर हो गया। बनाओ पूरा, वाई डज, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर आपका ये कॉल आ गया, फिर आपका ये ऑब्जेक्ट आ गया यू, ठीक है, फिर आपका रिपीटेडली ये जो है पीछे आ गया, ठीक है, तो ये आपका एक्टिव वॉइस जो है सेंटेंस बन गया पैसिव वॉइस से वापस आने की बात जब करते हैं, ठीक है। ऑटोनोमी, ऑटोनोमी का हमें एंटोनियम बताना है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ देना चाहिए, कोई नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। ऑटोनोमी का मतलब क्या होता है? ऑटोनोमी का मतलब होता है स्वशासन। क्या होता है? स्वशासन। एंटोनियम बताना है, एक तो हम खुद राज करें, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, तो डिपेंडेंस आप बोल सकते हो इसका एंटोनियम, ठीक है। इंडिपेंडेंस हो नहीं सकता, ठीक है। परमानेंस स्थायित्व की बात करता है, नहीं हो सकता। इकोनॉमिकल तो वैसे चौथा ऑप्शन नहीं बन रहा था एग्जामिनर से, वो जो एग्जामिनर ने एक तरीके से ऑप्शन बना दिया और फिर हमें वो एक तरीके से दे दिया, और जो है क्या कर सकता था, ठीक है। अब आ गया हमारा ग्लोज टेस्ट, जो कि 21 से 25 क्वेश्चंस रहेंगे, देखते हैं, समझते हैं। ये एक जो है गिलहरी के बारे में, एक स्क्वायरल के बारे में है, जो कि उड़ने वाली स्क्वायरल होती है, छलांग लगाने वाली स्क्वायरल होती है, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। द लिम्स ऑफ द फ्लाइंग स्क्वायरल आर इंटरलिंक्ड विद ए मेम्ब्रेन। जो लिम्स होते हैं, है ना, जो उड़ने वाली गिलहरी होती है उसकी, तो वो जो है एक जो है किससे जुड़े हुए होते हैं?
इंटरलिंक्ड होते हैं एक मेम्ब्रेन के साथ, है ना। व्हेन द क्रिएचर डैश इनटू एयर, जब वो क्रिएचर एयर में होती है, एयर में होती है वो क्रिएचर, द मेम्ब्रेन ओपन्स एंड द स्क्वेरल सीम्स टू डैश स्विफ्टली डाउनवर्ड्स। अच्छा, जब वो हवा में होती है तो क्या करती है, स्प्रिंग करती है, क्रॉस करती है, हर्डल करती है या लीप्स करती है। तो ये दोनों तो वैसे ही कट जाएंगे, स्प्रिंग करने की बात यहाँ पे हो नहीं रही, तो यहाँ पे आ जाएगा लीप्स। ठीक है, क्या आ जाएगा, लीप्स आ जाएगा, है ना। लीप्स आ जाएगा ना। लीप्स का मतलब हो जाएगा जब थोड़ी सी ऊंचाई से कूदने वाली जब बात होती है ना, क्योंकि वो उड़ती तो है नहीं, उड़ने वाली बोल देते हैं लेकिन उसका उड़ना नहीं होता, वो छलांग लगाना होता है उसका, तो इस चीज़ को हम लीप्स में काउंट कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे तो आ गया आपका डी ऑप्शन, लीप्स, है ना। उसके बाद जब वो हवा में उछल रही होती है, व्हेन द क्रिएचर, क्रिएचर मतलब उड़ने वाली जो फ्लाइंग स्क्वेरल है उसकी बात हो रही है, वो हवा में होती है तो मेम्ब्रेन उसके ओपन हो जाते हैं और स्क्वेरल ऐसा लगता है कि क्या कर रही हो, स्केट कर रही हो, स्कीम कर रही हो, व्हील कर रही हो या फिर ग्लाइड कर रही हो। तो वो एक तरीके से लगता है कि वो जैसे कि वो ग्लाइड एक तरीके से कर रही हो, तो यहाँ पे भी आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो वो ऐसा लगता है कि ग्लाइड कर रही हो और फिर ग्लाइड करके जैसे वो जब नीचे की तरफ जैसे जा जाता है ना, तो वो उस सिचुएशन जैसा हमें ऐसे तरीके का, मतलब उस सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हैं हम लोग, जैसे जहाज़ नीचे की तरफ आता है। तो वही बात जो है कहा गया कि स्विफ्टली वो जो है डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की तरफ एक तरीके से आती है ना, तो वो चीज़ उसकी ग्लाइडिंग को बताती है। अच्छा, आगे क्या बताया, दिस मोमेंट गिव्स द डैश ऑफ फ्लाइट, ये मोमेंट हमें क्या बताती है कि वो हमें एक जैसे फ्लाइट के जैसा हमें एक तरीके से लगता है। अफेक्ट नहीं हो सकता, सस्पिशन नहीं हो सकता, फैंसी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी आपका डी ऑप्शन जो है आंसर रहेगा, इम्प्रेशन। ठीक है, इम्प्रेशन मतलब हमें ऐसा लगता है, हाउएवर इट इज़ नॉट फ्लाइंग रियली, और हालांकि ये सच बात है कि वो एक्चुअल में उड़ नहीं रही होती, हमें लगता है कि वो उड़ रही होती है बट वो उड़ नहीं रही होती है। ओके, इट इज़ अ डैश इन द एयर फ्रॉम ए हायर लेवल, वो जो है हायर लेवल से क्या कर रही होती है, वो हायर लेवल से जो है नीचे की तरफ आ रही होती है ना। तो वो हायर लेवल से नीचे की तरफ आ रही होती है, तो वो प्रोग्रेस नहीं कर रही, वो मोशन कर रही है। कहाँ पे, नीचे की तरफ, साइन भी नहीं कह सकते, वेव भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो प्रोग्रेस तो वैसे भी नहीं होगा, वैसे भी मोशन में निकल जाता। अगर ये पूरे वैसे भी दिया हुआ होता, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दे दिया जाता हमें, और ये कह देता कि इसको फिल करके दिखाओ, तो वैसे भी हम लोग इसका ढूंढ सकते थे। ठीक है, बिना पैसेज के भी। ओके, कई बार ऑप्शंस भी हमें ऐसे ही मिल जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या कहा इसने, इट इज़ ऑल्सो नोट वर्दी, ये जो है बात हम ध्यान दे सकते हैं इस बात के ऊपर, दैट द स्क्वायरल कैन नॉट डैश इट्स डायरेक्शन व्हाइल इट इज़ इन फ्लाइंग मोड, जब वो फ्लाइंग मोड में होती है, हमें इस बात की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि जब वो फ्लाइंग मोड में होती है तो वो क्या नहीं कर सकती, उसकी डायरेक्शन को अडोप्ट नहीं कर सकती, गलत बात, रिप्लेस भी नहीं कर सकती, गलत बात, अडेप्ट भी नहीं कर सकती, गलत बात, वो स्वैप नहीं कर सकती, वो डायरेक्शन को बदल नहीं सकती, वो उसी डायरेक्शन में चलेगी, क्योंकि उसका वो किस में होती है, वो मोशन में होती है। किस में होती है, मोशन में होती है, तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाएगी। ठीक है, ओके। शिफ्ट 18 ऑफ सितंबर 2024 स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से इस शिफ्ट के बारे में। पहला क्वेश्चन कहता है कि सही ऑप्शन को हमने चुना है जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है जो हमारा अंडरलाइंड जो वर्ड सेगमेंट है उसको। रोहन एक्सरसाइज्ड एंड एट अ लोट लेस्ट ही शुड नोट बी वीक। देखो, सीधी सीधी बात क्या है, जब भी लेस्ट आता है वहाँ पे आपको शुड देखने को मिलता है, और यहाँ पे शुरू होती है एक कंडीशन, वहाँ पे आती है एक कंडीशन, और जब लेस्ट आता है तो नोट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जब लेस्ट आ जाता है तो आपको नोट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, ये चीज़ कंप्लीट। यहाँ पे वुड लिखा हुआ है, यहाँ पे शुड लिखा हुआ है, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है।
ये चीज़ आपको समझनी जरूरी होती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एंटोनियम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। डिस्पाइट हिज एनोयंस राहुल न्यू दैट रशिंग द डेलिकेट प्रोसेस वुड ओनली लीड टू मिस्टेक्स। देखो यहाँ पे एनोयंस का मतलब क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि एनोयंस का मतलब क्या है। डिस्पाइट हिज एनोयंस, इसकी एनोयंस के बावजूद भी, एनोयंस बोल सकते हो आप नाराज़गी, नाराज़गी बोल सकते हो, ठीक है। एक वर्ड और दिमाग में आ रहा है, चिड़चिड़ापन बोल सकते हो, चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ापन बोल सकते हो, ठीक है। ये सब दो तीन मतलब जो है बोल सकते हो। इरिटेटेड, चिड़चिड़ापन या इरिटेटेड बोल सकते हो, चिड़चिड़ा या इरिटेटेड। तो डिस्पाइट हिज एनोयंस राहुल न्यू दैट रसिंग द डेलिकेट प्रोसेस वुड ओनली लीड टू मिस्टेक्स। तो इसका हमने चिड़चिड़ेपन का हमने एंटोनियम बताना है। चिड़चिड़ेपन का एंटोनियम आपका जो है क्या होगा, इन ऑप्शंस में से ऐसे नहीं बताना। सस्टेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, वेरी गुड, ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी अच्छा वर्ड है और आप इसको स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट रखेंगे और प्रोनाउंसिएशन तो आपको मेरी भी पता चल गई, ससेप्टिबिलिटी है ना। तो नाउन वर्ड है हमारा, इसका मतलब क्या रहता है, इसका मतलब रहता है संवेदनशीलता, ससेप्टिबिलिटी, संवेदनशीलता, ठीक है। अच्छा, चिड़चिड़ेपन के लिए संवेदनशीलता तो हम कह नहीं सकते, कहीं ना कहीं उसके सिनोनियम के नज़दीक जा रहा है, एंटोनियम के नज़दीक तो जान रहा। एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी जो है आपका मूर्खता को जो है डिनोट करता है, ठीक है, मूर्खता को, तो ये तो पास भी नहीं जा रहा। नेवर बोलते हैं इसको, नेवर, ठीक है। जी जो है यहाँ पे आपका साइलेंट रहेगा। नेवर जो है आपका, इसका मतलब होता है जो जैसे गिलहरी ना है ना, गिलहरी, तो वो क्या करती है, कुतरती है ना, कुतरना। तो कुतरने वाले जीव को हम क्या बोलते हैं, नेवर बोलते हैं, नेवर, ठीक है। कुतरने वाले जीव या जंतु, इनको बोलते हैं। तो ये भी नहीं है आंसर, कहीं से भी नज़दीक नहीं जा रहा, ये आसपास जा रहा है, तो आंसर बच गया सेरेनिटी। सेरेनिटी क्या होता है, सेरेनिटी का मतलब होता है शांति, कामनेस भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो सही आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो ये कहता है कि ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो सही बैठे, जिसका मतलब सेम रहे जो अंडरलाइंड जो सेगमेंट है उसके, ठीक है, और ब्लैंक में हमने फिल करना है उसके, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ड्राई अप ड्यूरिंग द समर सीजन बट द गंगा इज़ फुल ऑफ वाटर राउंड द ईयर बिकॉज इट इज़, कौन सी रिवर है वो, राउंड द ईयर मतलब पूरे साल उसमें पानी रहता है। बायनियल क्या होता है, बाय मीन्स होता है दो, या बायनियल जो है आपका, बायनियल का मतलब होता है दो, सॉरी बाय का मतलब होता है दो, है ना। तो बायनियल लिख दिया, बायनियल लिख दिया द्विवार्षिक, मतलब 2 साल में जो चीज़ एक बार होती है वो चीज़ होती है बायनियल। बाय एनुअल, अब एनुअल लिख दिया, इसके पीछे वार्षिक, मतलब बाय एनुअल मतलब एक साल में 2 आधे आधे जो है साल आपके क्या होंगे, बाय एनुअल, ये एक आधा साल मतलब 6 महीना, यानी कि आप इसको अर्धवार्षिक बोल सकते हो, अर्धवार्षिक, आधे साल की बात जहाँ पे एक तरीके से की जाती है आप उसको अर्धवार्षिक, बाय एनुअल बोल सकते हो, ठीक है। पेरिनियल, पेरिनियल का मतलब होता है 12 मासी, ठीक है, और एनुअल का मतलब वार्षिक, वार्षिक जो है आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, पेरिनियल, 12 मासी, राउंड द ईयर इक्वल्स टू पेरिनियल, 12 मासी आप उसको बोल सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो कहता है इस इडियम का मतलब बताओ। क्लाउड 9 का मतलब होता है जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्लाउड 9 बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है। ओके, देखो भाई, बीइंग एंग्री विद समवन नहीं, बीइंग वेरी डिलाइटेड वेरी गुड, फ्लाइंग इन द स्काई गलत, बीइंग वेरी हाई गलत। तो ऑप्शन नंबर
बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में डालना है, ऑप्शंस दे रखे हैं नीचे, ठीक है। और सही स्पेलिंग है ये हमारा, ये गलत स्पेलिंग लिखे होंगे इनमें से 3, एक स्पेलिंग सही है। जो हमने क्वेश्चन जो सेंटेंस दे रखा है नीचे उसको पढ़ के आइडिया लगाना है कि पढ़ के क्या आइडिया लगाना है, वो तो हमने ये आइडिया लगाना है। क्वेश्चन का मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ मतलब नहीं बनता भाई, यहाँ पे हमें स्पेलिंग का पता होना चाहिए। फिर भी क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। व्हेन न्यूमरस आइडियाज आर प्रेजेंटेड इन अ हिस्ट्रिकल कंटेक्स्ट मोर देन मेयर डैश कैन बी सीन, यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए था। तो पैरेललिज्म जो है आपका यहाँ पे आना है। देखो सारे के सारे स्पेलिंग एक जैसे देखने को मिल रहे हैं, और जहाँ तक मुझे पता है पैरेलल में डबल एल आता है, तो ये स्पेलिंग कट जाता है, ये स्पेलिंग कट जाता है, स्पेलिंग बच गए, ये दोनों बच गए ना। तो ओ मेरे ख्याल से पैरेललिज्म में आता नहीं है शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है, तो ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर 1 बच गया। भाई अकड़ बकड़ बम्बे बो करो, है ना, कुछ भी करो, स्पेलिंग का आइडिया लगाओ, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, वोवल की गलती हो सकती है कि क्या हो सकता है, वोवल को आगे पीछे किया गया है, कॉन्सोनेंट डबल कर रखा है या वोवल डबल कर रखा है, वोवल को इधर उधर कर रखा है, वर्ड्स को सॉरी लेटर को डबल कर रखा है, क्या कर रखा है, वो सोचना हमारा एक तरीके से काम होता है। जितने हम अपने प्रैक्टिस करेंगे ना, बाय प्रैक्टिसिंग हमें जो है तरीके आते हैं, फिर दिमाग में है ना अलग अलग तरीके। जैसे फॉर एग्जांपल आप रीजनिंग करोगे, रीजनिंग में सीरीज चैप्टर करोगे, या कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं हमारे 5 से 7 चैप्टर्स ऐसे हैं जो बाय प्रैक्टिसिंग आपके दिमाग में अलग अलग आइडियाज़ डेवलप करते हैं एक तरीके से, राइट। तो जितने भी हम चैप्टर्स करते, जितने भी क्वेश्चंस करते जाएंगे, अगर मान लो 20 क्वेश्चन किए अलग अलग पैटर्न से, तो वो पैटर्न हमारे दिमाग में एटलीस्ट 10 पैटर्न तो हमारे दिमाग में सेव हो जाएंगे। अगर हमारा दिमाग इतना भी नहीं चलता है तो 5 पैटर्न तो हमारे दिमाग में सेव होंगे एटलीस्ट 20 पैटर्न्स में से। तो वो चीज़ जो है यहाँ पे एप्लीकेबल एक तरीके से होती है। कुछ मेरा तो इसी तरीके का अप्रोच रहता है, बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो आप किस अप्रोच के तहत चलते हो, क्योंकि सबका एक अपना अप्रोच होता है। मेरा ऐसा मानना सबका अप्रोच होता है एक, है ना, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। जम्बल्ड ऑर्डर में देख रखे हैं, सेंटेंस बनाना है उसका सही तरीका। ए सेंटेंस कहता है सो आई एम नॉट वेरी श्योर, तो ए तो आपका पहले नंबर पे हो नहीं सकता, क्योंकि सो कह दिया, सो के पहले कुछ ना कुछ होना चाहिए। आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, मेरे पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है, इसको पहले नंबर पे हम लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी 3 ऑप्शंस में आपका बी से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब 100% आपका बी से स्टार्ट होगा सेंटेंस। सी तो आपका वैसे ही कट गया। ऑफ माई सेल्फ टीचिंग होम सेफली, टीचिंग कहाँ, रीचिंग होम सेफली बट नो रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे ये भी आपका पहले नंबर पे नहीं जाएगा, बी आपका पहले नंबर पे गया। अब बी पहले नंबर पे गया तो उसके बाद सी आना चाहिए, डी आना चाहिए या डी आना चाहिए, तो डी आना, 2 बार डी दे रखा है, तो आप जो है बी के बाद डी वाले को ट्राई करो, ए वाले को छोड़ दो। बी के बाद डी वाले को ट्राई करोगे, आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस बट नो रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस, उसके बाद आप सी को ट्राई करो। सी कहता है ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली सो आई एम नॉट श्योर, ये नहीं जुड़ रहा, आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी आ गया। यहाँ पे जोड़ दो पूरा सेंटेंस, पहले नंबर पे बी, दूसरे नंबर पे डी, तीसरे नंबर पे ए, चौथे नंबर पे सी। अब जोड़ दो पूरा, आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस बट नो रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस, वेरी गुड, फिर गाड़ी क्यों चला रहा है, सो आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली। समझ गए होगे आप इसकी इंटरनल बात, जो भी ये कहना चाह रहा है ना। ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो कि करेक्टली स्पेल्ड है और ब्लैंक्स में फिल करना है। कोल्डर होल is a nuclear power station in England which is known as the first nuclear power station to generate electricity for dash purposes, for commercial purposes। commercial की स्पेलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जिस तरीके से पैरेललिज्म की स्पेलिंग हमने ढूंढी है, उसी तरीके से कमर्शियल की स्पेलिंग भी आप जो है ढूंढ सकते हो, ठीक है। कमर्शियल की स्पेलिंग ये नहीं हो सकती, कमर्शियल की स्पेलिंग ये नहीं हो सकती,
या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है, ठीक है। अब आगे पीछे का चेक करना पड़ेगा हमें, वो क्या जो है हमारी स्पेलिंग दे रहा है। देखो COMMER इसमें दे रखा है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ गया हमारा CIAL, फिर आया हमारा CIAL। तो ये तो मेरे ख्याल से दोनों स्पेलिंग ठीक लिख रखी हैं, या कहीं पे कोई गलती कर रखी है। दोनों स्पेलिंग सेम लिख रखी है, तो इसका मतलब A कह दो या D कह दो भाई, दोनों स्पेलिंग एक तरीके से हमारी ठीक लिख रखी हैं, तो ठीक है ना। तो वो चीज़ हमें एक तरीके से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर भी मैं एक बार जांच कर लेता हूँ, वो एक अच्छे तरीके से देख लेते हैं भाई, कई बार नाक की धोखा खा जाती हैं। COMMER मेरे हिसाब से तो दोनों स्पेलिंग सेम लिख रखी हैं, बाकी आप लोग मुझे बता देना, ठीक है। अब आप इसका D मानोगे या A मानोगे, वो आप जो है देख लेना। कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि यहाँ पे कमर्शियल की स्पेलिंग ठीक करनी है, ठीक है। इसका ऑप्शन चाहे जो भी हो, ठीक है, ओके। उसके बाद आपका आया पैसिव वॉइस बनाना है इस सेंटेंस का। कैन यू कंपोज एन इंस्पायरिंग पोएम। देखो भाई, हमारे जितने भी शिफ्ट अब तक हो चुके हैं, मॉडल का नहीं आया था हमारा, ये पहली बार यहाँ पे मॉडल का देखने को मिला है। और मॉडल प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो आप मॉडल के साथ बी प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो सेम मॉडल के साथ, ठीक है। सेम मॉडल के साथ बी प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, उसका पैसिव वॉइस आपका इजीली बन जाएगा। देखो अच्छा अच्छा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो पहले नंबर पे कैन आएगा, तो ये वाला सेंटेंस वैसे ही कट जाएगा, ठीक है। बी वाला तो वैसे ही कट गया। फिर आपका एन इंस्पायरिंग आपका सब्जेक्ट आ रहा है, उसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब तो देखनी ही नहीं है, कैन पहले नंबर पे होना चाहिए। यहाँ तक के सारे ठीक हैं, पोइम तक तो सभी ठीक हैं। उसके बाद आपका बी होना चाहिए, ठीक है। तो ये बाय वाला कट गया, तो बच गए ऑप्शन नंबर 1 और 3, ठीक है। उसके बाद आपका कंपोज्ड के बाद इसने बाय यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कैन प्लस के बी प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। आपको पता है कि सेकंड पर्सन में सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होता है, उसी प्रकार से इट भी सब्जेक्टिव फॉर्म भी इट ही होता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी इट ही होता है। पैग्नेशियस का एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, इसका मतलब इसका सिनोनियम बताना है। पैग्नेशियस का मतलब होता है झगड़ालू। क्या होता है? झगड़ालू। झगड़ालू इसका उल्टा बताना है पैग्नेशियस का। इम्पेशेंट मतलब जिसके अंदर पेशेंस नहीं है। पेशेंट मतलब जिसके अंदर पेशेंस है। इम्पेशेंट मतलब जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, जिसके अंदर धैर्य की जो धैर्य है ना वो नहीं है। एरोगेंट घमंडी होता है। गुड टेम्पर्ड गुड टेम्पर्ड मतलब अच्छा धैर्यवान व्यक्ति। ये एक दूसरे के एंटोनियम मान सकते हो। वास्प्स का मतलब क्या होता है? वास्प का मतलब होता है पैग्नेशियस का सिनोनियम, ठीक है। वास्प्स का मतलब होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो, अगर एग्जैक्टली मैं यहाँ पे जाऊँ, जो कि मैंने ढूंढने की कोशिश की, चिड़चिड़ापन बोल सकते हो इसका, चिड़चिड़ापन बोल सकते हो आप इसका, ठीक है, वास्प्स का। ओके। इरिटेबल या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जिसको आसानी से गुस्सा दिलाया जा सकता है, तो ये झगड़ालू ही होता है जो आसानी से गुस्सा कर लेता है ना, तो कहीं ना कहीं आप इन चारों में से मान सकते हो। कैंडन भाई, लोगों मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने दो, कितना शोर कर रहे हो तुम लोग, इतना ध्यान रखना पड़ता है ना, फिर भी मतलब गड़बड़ करे बिना रहते नहीं है। कैंडन क्या होता है? कैंडन का मतलब होता है माफ करना, ठीक है। अब इसका सिनोनियम बताना है। सोलिसिट्यूड बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। सोलिसिट्यूड का मतलब होता है चिंता। अच्छा, इसको वर्ब कहोगे, कैंडन्ड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है, ठीक है। सोलिसिट्यूड चिंता बोल सकते हो आप इसको। पार्डन ऑफिशियली माफ़ करना एक तरीके से, ठीक है, ओके। पार्डन ओ सिनोनियम बताना है। अच्छा,
कैंडन माफ़ करना और इसका पैरडन का भी माफ़ करना, लेकिन कैंडन वैसे माफ़ करना होता है, ठीक है। और जो हमारा पैरडन होता है, पैरडन ऑफिशियली माफ़ करना, ऑफिशियली होती है ये चीज़, ठीक है, थोड़ा सा। अच्छा, पेनल्टी आपको पता है, सोलेस, सोलेस अच्छा वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। सोलेस का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना, ठीक है। सांत्वना बोलोगे, नाउन वर्ड के रूप में हम इसको देखते हैं, तो आप इसको सांत्वना एक तरीके से कहोगे, राइट, ठीक है जी। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेंडेंसी का सिनोनियम बताना है। आज तो एंटोनियम सिनोनियम्स ज़्यादा दे रखे हैं इस पार्ट में, ठीक है। शिफ्ट नंबर 2 18 सितंबर। तो टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, एटीट्यूड, एटीट्यूड। एटीट्यूड को भी स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से पूछा जाता है भाई, ध्यान रखना। एक कमेटी स्पेलिंग है, एटीट्यूड कमेटी, इस तरीके के स्पेलिंग्स काफ़ी जो है पूछे गए हैं पहले के टाइम में, अभी भी कई बार पूछ लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, इसका बताना है हमने सिनोनियम। डिसटेस्ट, डिसटेस्ट का मतलब क्या होता है, नापसंद, जिस चीज़ को हम डिसलाइक करते हैं। प्रोननेस, प्रोननेस आपका नाउन है, NESS एंडिंग वर्ड है, इसका मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो झुकाव, ठीक है, झुकाव बोल सकते हो एक तरीके से। या फिर आप ये बोल सकते हो कि आप जो है किसी चीज़ को जो है पसंद करते हो, ठीक है ना, या किसी चीज़ का आपको एक्सपीरियंस है, राइट, आप उस चीज़ को यूज़ करके देख सकते हो, प्रोननेस आप उसको बोल सकते हो कि भाई मैंने तो ये फ़ोन यूज़ किया है, मैंने तो ये लैपटॉप यूज़ किया है, तो आप जो है आप रेकमेंड करो किसी को कि ये चीज़ मैंने यूज़ की है, ठीक है, ओके, ये चीज़। डेकोए, डेकोए क्या होता है, डेकोए का मतलब होता है लालच, ठीक है। एवर्जन का मतलब होता है घृणा, राइट। तो सिनोनियम पूछा है ना हमारा, तो सिनोनियम हम क्या दे देंगे इसका, प्रोननेस जो है हमारा सिनोनियम दे देंगे टेंडेंसी का, ठीक है। टेंडेंसी एक एटीट्यूड या प्रवृत्ति को बोलते हैं, और प्रोननेस भी कुछ इसी तरीके का हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ हमने यूज़ करके देखी है या उसी तरीके की चीज़ की बात यहाँ पे एक तरीके से की जाती है। हाँ, एग्जैक्ट सिनोनियम की बात करोगे तो वो नहीं है ये, ठीक है, कहीं ना कहीं आप इसको सिनोनियम दे सकते हो गिवन जो वर्ड्स होते हैं उनमें से। अच्छा, फिर आता है हमारे पास पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाना है। द ट्यूटर वॉज नॉट टीचिंग द स्टूडेंट। अच्छा, वॉज प्लस के वॉज नेगेटिव सेंटेंस दे रखा है, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, तो वॉज वर प्लस के ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, इसको किस में चेंज करते हो, वॉज वर आपके सेम रहेंगे, फिर आपका बीइंग आ जाएगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज कर दोगे, देख लो आराम से। द स्टूडेंट सब्जेक्ट है, बिल्कुल सब में दे रखा है, वॉज सबके साथ दे रखा है, नोट इसमें नहीं दे रखा, इसको काट दो, ठीक है, काट दिया। उसके बाद आपका टीचिंग, टीचिंग दे रखी है ना, टोट थर्ड फॉर्म दी हुई है यहाँ पे, तो इसको भी काट दो। बीइंग यहाँ पे, बीइंग यहाँ पे, टोट यहाँ पे टीचिंग दे रखा है, इसको भी काट दो। ऑप्शन नंबर C बच गया, बाय द ट्यूटर, ठीक है, ओके। ये मुझे बता देना वॉइस के, जो आप अगर अलग से वीडियो बनवाना चाहते हैं तो, वैसे भी मैं बनाऊंगा ही लास्ट में, बट जब पूरे 36 जो हमारे शिफ्ट है ना वो कंप्लीट हो चुके होंगे तब बनाऊंगा। ए बिटर पिल का जो है आपको मीनिंग बताना है, ये हमारा ईडियम दे रखा है। ए बिटर पिल का मतलब क्या होता है, कष्टदायक स्थिति, बहुत ज़्यादा, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो डिफ़िकल्ट है। फेसिंग ए डिस्ट्रेस सिचुएशन, वेरी गुड, यही आंसर है हमारा, बस आगे के ऑप्शन मुझे पढ़ने नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, सब्स्टिट्यूट करना है इस वर्ड को, सेंटेंस पढ़ के आसानी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि स्पेलिंग टेस्ट पूछा गया और सेम स्पेलिंग लिख रखी है तो सेंटेंस पढ़ना ज़रूरी नहीं है ना, लेकिन वहाँ पे सेंटेंस पढ़ना स्पेलिंग टेस्ट में ज़रूरी हो जाता है जहाँ पे आपको अलग अलग स्पेलिंग्स लिख रखे हों चारों, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि उसमें हम आइडिया लगाएंगे ना, ऑप्शन क्वेश्चन की डिमांड क्या है मीनिंग की, ठीक है, वो चीज़ भी देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे है, बैंक्रप्ट्स आर दोज हु आर इनकैपेबल टू पे देयर डेब्ट्स, तो यहाँ पे हमें इसको अंडरलाइन कर रखा है, सब्स्टिट्यूट करना है। कैपेबल, वेरी गुड, बड़ी आसानी से मिल गया। पावरफुल, मीगर या फिर इनकॉम्पिटेंट, पावरफुल और मीगर को तो वैसे ही छोड़ दो। कैपेबल
आ गया भाई, हमारा आंसर आ गया। ना 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 ना, एक ऑप्शन यहाँ पे इनकॉम्पिटेंट दे रखा है, इनकॉम्पिटेंट दे रखा है, और ये हमारी असली परीक्षा हमारी ऐसे ही क्वेश्चनों में होती है, ठीक है। एसएससी का मानना है कि ऑप्शन नंबर सी आंसर है यहाँ पे। क्यों है, इसके पीछे रीज़न ढूंढना टीचर्स का काम जो है यहाँ पे लगा दिया गया है, ठीक है। क्योंकि कैपेबल कोई भी किसी भी काम में हो सकता है। यहाँ पे इसने इनकैपेबल दे दिया सेंटेंस के अंदर फिट करके कि इनकैपेबल है वो उसके डेब्ट्स को जो है पे करने में, ठीक है, क्योंकि वो बैंकरप्ट्स हो गए, ठीक है, इसीलिए तो बैंकरप्ट्स हो गए ना, वो इनकैपेबल हैं वो अपने डेब्ट्स को पे करने में। बट यहाँ पे इंडिपेंडेंटली इस वर्ड को लिखा हुआ है, इसका मतलब अयोग्य हो जाएगा, सॉरी योग्य हो जाएगा, बट इसका मतलब ये योग्य नहीं है कि वो पे कर दिया उन्होंने। इस बात को ये अच्छे तरीके से बताता है इनकॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट इस वर्ड इस बात को अच्छे तरीके से बताता है, ठीक है, ठीक है ना। और अच्छा एक और बात, यहाँ पे ये वैसे भी कट जाएगा, ठीक बात है, वैसे भी कट जाएगा, ये ज़रूरत ही नहीं है फालतू के झंझट में पढ़ने की। मैंने सोचा कि एंटोनियम पूछ रहा है, ये तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए बोल रहा है, ये तो वैसे ही आंसर से ही आ गया। मैंने सोचा कहीं सेनोनियम पूछ रहा है, सेनोनियम नहीं पूछ रहा, एंटोनियम में पूछ रहा है। इसको निशान लगाओ और अगले क्वेश्चन पे जाओ, 2 नंबर पाओ। नेक्स्ट है जंबल्ड ऑर्डर में सेंटेंस दे रखे हैं पी क्यू आर एस और ओ, एस नहीं है ओ है। ड्रीम्स प्रोवाइड एन एस्केप वेयर रियलिटी इज सस्पेंडेड इनटू अ वर्ल्ड, ये पहले नंबर पे नहीं आएगा। ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज, ये भी पहले नंबर पे नहीं आएगा, यानी कि ओ पहले नंबर पे नहीं हो सकता, एक आर पहले नंबर पे नहीं हो सकता। तो इसका मतलब मैं इसको काट सकता हूँ, ऑप्शन को, इसको भी काट सकता हूँ। 2 ऑप्शन मेरे कट गए, ऑप्शन मेरे पास बी और सी एक तरीके से बच गए। तो अब मैं क्यू से स्टार्ट करके देखूँ, वेयर, वेयर दे रखा है, वेयर से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, बट लग नहीं रहा कि ये सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, इसलिए मैं इसको भी काट देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है, बट मुझे आंसर नहीं देना, मैं अभी टेस्ट में नहीं बैठा, अभी हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं ना, तो सीखते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखो पहले नंबर पे आया हमारा पी, दूसरे नंबर पे आया हमारा आर, तीसरे नंबर पे आया हमारा ओ, चौथे नंबर पे आया हमारा क्यू। बनाओ, ड्रीम्स प्रोवाइड एन एस्केप इनटू इनटू अ वर्ल्ड, वेरी गुड, ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज वेयर रियलिटी इज सस्पेंडेड, वेरी 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 गुड, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा अब हमें क्वेश्चन दे रखा है कॉमन एरर का, जहाँ पे एरर नहीं है तो नो एरर का ऑप्शन बोल रहा है कि दे रखा है, दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है, और अगर एरर है तो वो तो ढूंढनी पड़ेगी। अब हमारे पास 2 सेगमेंट हो जाते हैं, ए सी और डी, और एक हो जाता है हमारा बी, ठीक है। अब देखते हैं, पीपल एडमायर्ड हिम फॉर ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल्स दैट ही प्रीच्ड। भाई इनकी भी ज़रूरत नहीं है, इस स्पेलिंग पे फोकस करो, ये स्पेलिंग प्रिंसिपल्स गलत है, प्रिंसिपल्स ये आएंगी, ये वाली स्पेलिंग आएगी। ये पता है कौन सा क्वेश्चन दे दिया, कॉमन एरर में ये WOC वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड वाला क्वेश्चन दे दिया बना के, भाई ढूंढने का काम आप लोगों का है, ठीक है। तो उस हिसाब से कहाँ पे गलती होगी, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। प्रिंसिपल्स, सिद्धांत वाला प्रिंसिपल्स आएगा। डोगमेटिक का हमने, ये एडजेक्टिव वर्ड है हमारा, इसका हमने बताना है एंटोनियम। डोगमेटेड क्या होता है, डोगमेटिक क्या होता है, ये होता है कट्टर, कट्टर, बिल्कुल कट्टर जो व्यक्ति होता है, भाई मुझे तो सिर्फ यही चीज़ करनी है, मैं तो ये हूँ, मुझे तो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करना है। हठ धर्मी, ये एक वो भी आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OWS भी आता है एक हमारा। तो इसका इससे एंटोनियम, इसका एंटोनियम बताना है, तो इसका एंटोनियम हठधर्मी का होगा उदारवादी। और उदारवादी क्या होता है, लिबरल। उदारवादी क्या होता है, लिबरल, जो ओपन जो है किसका होता है, थिंकिंग का, खुले विचारों का व्यक्ति, ठीक है। कंसर्न्ड, कंसर्न्ड क्या होता है, कंसर्न्ड का मतलब चिंतित होता है। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव होते हैं रूढ़िवादी, ठीक है, जो इसी तरीके से चलेंगे जैसे पहले
जो है परंपरावादी भी बोल सकते हैं आप इनको, ठीक है। डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक, ठीक है, कूटनीतिक, राइट। तो डोगमेटिक का एंटोनियम क्या हो जाएगा, लिबरल एक तरीके से हो जाएगा। अच्छा, किल्टर, बड़े जो ज़्यादा सिनोनियम्स एंटोनियम्स वो क्या आप ज़्यादा पूछ रखी है हमसे। किल्टर बड़ा अच्छा वर्ड है, आसान सा वर्ड है, लेकिन स्पेलिंग के हिसाब से आसान है, मीनिंग्स के हिसाब से या और जिस तरीके से भी हम इसको देखें तो थोड़ा सा हमें परेशान करता है। अच्छा, किल्टर इसका मतलब होता है तरकीब, तरकीब, ठीक है। एक इसका मतलब जब हम ढूंढ रहे थे तो एक मिला इसका, जो सिचुएशन जिस तरीके से चल रही है, क्या बोलते हैं उसको, वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति आप उसको बोल सकते हो, जिस तरीके से अब चल रहा है उस चीज़ के बारे में किल्टर जो है बात करता है। तो इसका क्या बताना है, सेनोनियम बताना है। ऑर्डर हो सकता है, एनार्की, एनार्की होती है अराजकता, इसका कोई लेना देना नहीं इससे। डिसरिपेयर, डिसरिपेयर का भी मेरे ख्याल से इससे कोई लेना देना नहीं है। डिसरिपेयर जिस चीज़ को रिपेयरमेंट की रिपेयर होने की ज़रूरत हो, है ना। अच्छा, शैम्बल्स, शैम्बल्स क्या होता है, शैम्बल्स का मतलब होता है जर्जर, बिल्कुल जीर्ण, बिल्कुल ख़त्म अवस्था, तो गलत बच गया, ऑर्डर ही हमारा यहाँ पे आंसर बच गया, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो किल्टर मीन्स क्या होता है, ऑर्डर, मतलब जो करंट जो सिचुएशन है, वेरी गुड, अच्छा वर्ड याद आया मुझे, करंट जो सिचुएशन है उसको हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डर या किल्टर एक तरीके से कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस। अच्छा, फिर से 4 सेगमेंट्स दे दिए, कॉमन एरर के बारे में पूछ लिया, और यहाँ पे नो एरर है नहीं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती पक्की है इस सेंटेंस के अंदर। देखो भाई, व्हेन वी वर ऑन द वे टू द पार्टी सडनली देयर विल अ हैवी डाउनपोर। अच्छा, जब हम रास्ते पे जा रहे थे तो आएगी कैसे, फ्यूचर में तो हो ही नहीं सकता, तो गलती हमारी सी ऑप्शन में है, तो देयर वो जाना चाहिए यहाँ पे, देयर वॉज ए हैवी डाउनपोर, ठीक है। बड़ा आसान था, बड़ी आसानी से मिल गया, नहीं तो कई बार टाइम भी लग जाता है। अच्छा, हमें एक सेंटेंस दे रखा है, उसको सब्सटीट्यूट करना है, जो ब्रैकेट में वर्ड दे रखा है उससे, ठीक है। करेक्टली सब्सटीट्यूट करना, मतलब सेम मीनिंग बनना चाहिए या उसका सेम मीनिंग नहीं बनना चाहिए, वर्ब दे रखी है उसको फिल आउट करना है, या सही हमने एक तरीके से करना है। देखो, क्लास 10th में टेंसेज आते हैं, ठीक है। हमारे टीचर्स हमें बताते थे जब समझ में ना आए ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिख दो, तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म सीक का सोट होता है, ठीक है, ओके। तो एक्चुअल में ये सही भी है, लेकिन कई बार ये सही नहीं भी होता, तो उसका इंटेंशन कई बार पूछने का होता है। अब यहाँ पे सोट इसने सेकंड फॉर्म दे रखी है ऑलरेडी, तो वैसे भी सही है ये, वैसे भी सही है, पास्ट में ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। ही सीक फॉर हिज वॉलेट कैसे हो सकता है, ढूंढेगा थोड़ी ना वो, जब खोया हुआ होगा ना उसका वॉलेट तभी तो ढूंढेगा, तो सोट आप उसको कहोगे, ठीक है। हैड सीकिंग कह नहीं सकते, हैड प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। आर सीकिंग होगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट की बात नहीं हो रही। अकेला सीकिंग यहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब इसके साथ है नहीं, बच गया क्या, वर्ब का सेकंड फॉर्म, राइट। तो अप्रोच, 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 अप्रोच हमें सुधारनी होगी हमारी, या हमें ये देखना होगा कि किस मेथड का यूज़ करके हम लोग अपने 2 मार्क्स को ले सकते हैं। बर्डन नहीं लेना दिमाग के ऊपर, ठीक है, दिमाग को ख़राब नहीं करना, यूज़ करना है, राइट, ओके। क्लोज टेस्ट आया हमारे पास, 21 to 25 क्वेश्चंस हैं, बड़ा आसान है। दिवाली इज़ मोर, दिस दिवाली इज़ मोर सिग्निफिकेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट आफ्टर 3 days, years, sorry, without the evil shadow of COVID-19 that dash all festivals। जिसने क्या कर दिया, ऑल फेस्टिवल्स को डैश कर दिया, है या था या थे या हैं, क्या जो है हमारा यहाँ पे सही है, तो भाई उसने है ना ख़राब कर दिया था हमारे फेस्टिवल्स को, ठीक है। तो वॉज यहाँ पे सही जो है एक तरीके से हमारे फिलअप में रहेगा, ठीक है, ओके। 3 साल बाद हम लोग जो है दिवाली को अच्छे तरीके से मना रहे हैं आफ्टर कोविड, तो पास्ट में दो, क्योंकि इसने सारे फेस्टिवल्स को ख़राब कर दिया था, ठीक है। वर नहीं कहेंगे, इज़ नहीं करेंगे, आर नहीं करेंगे, तो वैसे ही हो जाएगा।
नेक्स्ट जो हमारा आता है विकल्प सेकंड, द लूमिंग ओवर लॉकडाउन्स एंड एंडलेस बैड न्यूज ऑफ डेथ एंड डैश हैड टर्न्ड अवर कंट्री इनटू ए जोन ऑफ ग्लूम। तो जो बैड न्यूज़ थी, एंडलेस जो लूमिंग था लॉकडाउन्स का, और एंडलेस जो डेथ्स थी, है ना, जो बहुत ज़्यादा मतलब डेथ आपको एक तरीके से देखने को मिल रही थी, ठीक है, न्यूज़ डेथ की, जिसमें इकोनॉमिक बूम, डिमोनेटाइजेशन, अरे भाई इसका क्या मतलब है यहाँ पे, डिजीज़, न्यू बर्थ तो हो ही नहीं सकता, इकोनॉमिक बूम का यहाँ पे बात ही नहीं हो रही, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, डिजीज़ की। एंड डिजीज़ मीन्स कोविड-19 हैड टर्न्ड आवर कंट्री इनटू ए जोन ऑफ ग्लूम, मतलब उसने ना हमारे देश को, कोविड ने हमारे देश को एक ऐसी जगह एक तरीके से बना दिया जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा दुख हम झेल रहे थे उस समय पे, ठीक है। बट दिस सीजन ऑफ दिवाली डैश ऑल द सोरोज ऑफ पीपल बाय लाइटिंग द कैंडल ऑफ होप इन देयर लाइव्स। परंतु जो ये हमारा सीज़न है दिवाली का, मेरे ख्याल से इसको पास्ट में नहीं लेके जाना चाहिए हमें, है ना, मेरे ख्याल से इसको पास्ट में नहीं लेके जाना चाहिए हमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हैज़ तो हमारा होना ही है। अच्छा, दिस सीज़न ऑफ दिवाली हैज़ क्या किया, होवर्ड किया, एडोप्टेड किया या शेड किया, शेड किया। इस दिवाली के सीज़न ने शेड किया सारे के सारे जो दुख थे लोगों के, क्या करके, लाइटनिंग करके कैंडल्स की, और वो लाइटनिंग कैंडल्स की क्या लेके आई थी हमारे लिए, होप्स लेके आई थी हमारी ज़िंदगियों के लिए, ठीक है, एक नई उम्मीद की किरण लेके आई थी, राइट। वी कैन सी द लाइट्स, द कैंडल्स, द लालटेन्स एंड द बिजी पीपल कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज एंड परचेजिंग टॉयज फॉर देयर चिल्ड्रन। लेट्स डैश, लेट्स सैल्यूट, बैरेट, टर्मिनेट या ऑनरस। तो लेट्स डैश जो भी होगा इनमें से, दोज पीपल हु हैव मेड सच अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन, तो उनको हमें क्या करना है, सैल्यूट करना है, जिन लोगों ने हमारी जो इकोनॉमी है उसमें जो है एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, टू डैश पीपल लाइव्स, उन्होंने दिया जो क्या बोलते हैं सहयोग दिया, उसके बाद स्टैग्नेटिंग या इम्पेंडिंग या इम्प्लीकेटिंग या फिर स्प्रेड किया, क्या स्प्रेड किया, क्या बात की, क्या चीज़ें यहाँ पे एक तरीके से बताइए। देखो यहाँ पे बात क्या की जा रही है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दिया उनको सैल्यूट, ठीक है, और फिर कुछ लोगों ने सच अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू स्टैग्नेटिंग, इम्पेंडिंग, इम्प्लीकेटिंग, स्प्रेडिंग, जिन्होंने स्प्रेड किया, लोगों ने लोगों की ज़िंदगियों से लेके अच्छे विचार, और जो अच्छे विचार फैलाने की जो बात कर रहे थे, या फिर जो लोगों की जो ज़िंदगियां बचाने की जो बात कर रहे थे, वो और भी जो है बहुत अच्छी एक तरीके से बात थी। उस समय पे एक बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद जो है बहुत ज़्यादा छाए हुए थे, अगर आपको याद है तो, है ना, ये चीज़ आपको देखने को मिली थी। सितंबर की थर्ड शिफ्ट पे, जो कि तीसरी शिफ्ट है हमारी 18 सितंबर की, क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, एंटोनियम बताना है हम लोगों ने एनवियस का, ठीक है। एनवियस हमारा एक एडजेक्टिव वर्ड है, और एनवियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, ठीक है। क्या मतलब है इसका, ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु का मतलब होता है जलन, जलन भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, जिसको एक तरीके से जलन होती है एक दूसरे से, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, एनवियस का ये सब मतलब होते हैं। अच्छा, इसका बताना है एंटोनियम, तो जेनरस, जेनरस हमारा जो इसके लिए एंटोनियम ही रहेगा, तो राइट आंसर आपका ये है। और जेनरस का मतलब होता है उदार, ठीक है। एक तो किसी से जलते हूँ, एक आपका व्यवहार जो है लोगों के प्रति थोड़ा सा ठीक रहता है, अच्छा रहता है, आप जलते नहीं हैं किसी से। मैलिशियस, मैलिशियस भी आपका एडजेक्टिव वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। मैलिशियस का मतलब होता है दोषपूर्ण, दोषपूर्ण, ओके, दोषपूर्ण आप इसको बोल सकते हो। अच्छा, उसके बाद सस्पिशियस, सस्पिशियस का मतलब आप जानते हैं, सस्पिशियस का मतलब होता है संदिग्ध, ठीक है, संदिग्ध।
संदिग्ध आप इसका बोल सकते हो एक तरीके से। उसके बाद अनट्रस्टवर्दी, जिसके ऊपर एक तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता। ओके ओके, इसको हम जो है बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एनवियस का जो एंटोनियम होगा वो होगा जेनरस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकंड। ये कहता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब या वर्ब फ्रेज हमने फिल करना है ब्लैंक्स के अंदर। दे डैश देयर हाउस फॉर द पास्ट 2 months एंड इट्स फाइनली स्टार्टिंग टू लुक फैंटेस्टिक। तो यहाँ पे हम लोग आर रिनोवेटिंग भर सकते हैं, विल रेनोवेट भर सकते हैं, या हैज़ रिनोवेटेड भर सकते हैं, या हैव बीन रिनोवेटिंग भर सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमारा हैज़ रिनोवेटेड नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। इस तरीके से कुछ इस तरीके से तो हम क्वेश्चंस को काट ही सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, आपका सिंस या फिर फॉर यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। या तो आपका ये बन गया फिर आपका सेंटेंस। इसमें यहाँ पे 4 टेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तो परफेक्ट देखने को मिल सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर तीनों के तीनों आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस देखने को मिल सकते हैं। तीनों के तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यहाँ पे देने रखे हैं, सिर्फ एक ही दे रखा है, वो दे रखा है हैव बीन रिनोवेटिंग। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दे हैव बीन रिनोवेटिंग देयर हाउस फॉर द पास्ट 2 months एंड इट इज़ फाइनली स्टार्टिंग टू लुक फैंटेस्टिक। और क्योंकि वो पिछले 2 महीने से उसको रिनोवेट कर रहे हैं उनके घर को, तो अभी जो है वो अच्छा दिखना एक तरीके से शुरू हो गया है। क्योंकि जो कलरिंग अभी निकल के आ रही है, या जो फाइनल टच अभी हो रहा है, क्योंकि 2 महीने से लगे हुए हैं ना रिनोवेट करते हुए, तो अभी जो है अच्छा दिखने लग गया अगर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंडरलाइन सेगमेंट जो सेंटेंस के अंदर दिया हुआ है उसका सब्स्टिट्यूशन हमने ढूंढना है, जो हमारे पास गिवन ऑप्शंस होंगे उनमें से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। डू यू नो वेयर डज शी रेजिड है ना। रेजिड मतलब रहना, रीसाइड मत बोल देना, इसको दिमाग में आया था मेरे, रीसाइड बोल दूँ कहीं मैं उसको। रेजिड मतलब रहना, ठीक है। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आपका। देखो यहाँ पे डू यू नो, अब देखो क्वेश्चन पूछ रखा है, तो यहाँ पे इस डज का कोई मतलब नहीं बनता। एक तो ये चीज़ है, ये डज यहाँ से हटना चाहिए। अब डज यहाँ पे लिख रखा है, तो ये बात ख़त्म होगी। ये बात सही हो सकती है लेकिन होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कोई है ही नहीं। वैसे ही हमने हेल्पिंग वर्ब को हटा दिया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या आई ई एस लगना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये जो है हमें देखना होगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया पैसिव वॉइस का। अच्छा, ये क्या कहता है? ये कहता है कि पीपल विल रिस्पेक्ट हिज ब्रेवेडो। इसको जो है हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में बनाना है। तो विल या सेल प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसके साथ जो है आपको क्या लगाना पड़ेगा, बी प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, बड़ा आसान है। हिज ब्रेविडो सब में है बिल्कुल, उसके साथ विल लगेगा, ये भी सब में है। उसके बाद आपका बी आना चाहिए, यहाँ पे बीइंग दे रखा है, यहाँ पे हैव दे रखा है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म दी हुई होनी चाहिए। रिस्पेक्टेड यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पीपल विल रिस्पेक्ट हिज ब्रेविडो, इसका आ जाएगा हिज ब्रेविडो विल बी रिस्पेक्टेड बाय पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फिलिप्स का है। फिल करना है स्पेलिंग फिल करनी है हमारी ब्लैंक्स में, ठीक है। स्पेलिंग एक ही दे रखी है चारों क्वेश्चंस में, तो इस सही स्पेलिंग को हमने एक तरीके से ढूंढना है और हमारे आंसर में इसको एक तरीके से फिलअप में एक तरीके से इसको फिट हमने कर देना है। हायरन लव्स टू यूज़ कोलिक्वल वर्ड्स वाइल राइटिंग एनीथिंग। मतलब जब भी आयरन यूज़ करता है या करती है, जो भी है डिसाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे इसका मेल है कि फीमेल है, तो वो जब यूज़ करता है या करती है, तो लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं ना, उनको बड़े अच्छे तरीके से, सभ्य तरीके से, ठीक है ना, अच्छी जो है भाषा के शब्द यूज़ करते हैं। या फिर आप बोल सकते हो कोलिक्वल का मतलब होता है आम बोलचाल की जो भाषा होती है ना, उसका यूज़ करना, ठीक है, क्योंकि जनमानस को सबको एक तरीके से समझ में है।
तो यहाँ पे सही स्पेलिंग हमारा ये होता है कोलोक्विल, ठीक है, कोलोक्विल यहाँ पे हमारा सही स्पेलिंग होता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे आई नहीं दे रखा, नहीं तो ये स्पेलिंग ठीक हो सकता था। यहाँ पे आपका ए नहीं है, यहाँ पे आपका डबल एल नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा सही स्पेलिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एंटोनियम बताना है हम लोगों ने इसका। लोस्ट का एंटोनियम तो भाई क्या बताऊं मैं आपको, आप खुद भी बता सकते हो, ठीक है। धारा डैश द वे टू मुंबई। लोस्ट यानी कि पाउड क्या होता है, अब ऑप्शंस को डिफाइन करना पड़ता है ना, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। पाउड का मतलब होता है पक्का, ठीक है, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। स्लेप्ट मतलब एक तरीके से सोया हुआ, ठीक है, स्लेप्ट जो है हमारा सोया हुआ। उसके बाद फाउंड तो भाई हमारा आंसर ही हो गया। अच्छा, हेल्प्ड आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं बिना किसी देरी के। मेलीफ्लुअस बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग के हिसाब से भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, स्पेलिंग्स में भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले इसका एडजेक्टिव जो है पार्ट ऑफ स्पीच होता है और इसका मतलब होता है मधुर बोल सकते हो, सुखदायक बोल सकते हो, सुखदायक, ठीक है। ये जो है मीनिंग्स हम लोग बोल सकते हैं मेलीफ्लुअस का, ठीक है, जो हमें खुशी देता है, खुशी देने वाला, ये भी बोल सकते हो, है ना। तो आपका क्या करते हैं, क्या ढूंढना हमने, इसका सिनोनिम ढूंढना है, ओके। अच्छा, डिस्टिंक्ट क्या होता है? डिस्टिंक्ट जो है हमारा क्या होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है विशिष्ट, विशिष्ट बोल सकते हो या कुछ अलग, पृथक बोल सकते हो। लाउड का मतलब तेज हो गया एक तरीके से, एडजेक्टिव वर्ड है। म्यूजिकल, म्यूजिक से संबंधित एक तरीके से हमारा हो गया। और उसके बाद कोकोफोनस जो है स्पेलिंग के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट वर्ड हमारे लिए हो सकता है और इसका मतलब होता है कोलाहल पूर्ण। कोकोफोनस की बात करें हम, कोलाहल पूर्ण, जिसमें शोरगुल आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, जिसमें बहुत ज़्यादा शोर होता है, ठीक है। या फिर आप एक और बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है म्यूज़िकल एक दिया हुआ है यहाँ पे वर्ड, तो इस हिसाब से आप इसका कर्कश भी बोल सकते हो, जो आवाज़ सुनने में अच्छी ना लगती हो, ये जो ध्वनि जो साउंड सुनने में अच्छी ना लगती हो, है ना, उसको हम कर्कश साउंड जो है एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। कर्कश भाषा जो है, एक तो आवाज़ कर्कश हो सकती है, एक हमारे वर्ड्स भी कर्कशता लेके आते हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, तो वो चीज़। लेकिन उस हिसाब से हम लोग म्यूज़िकल जो है इसका सिनोनियम मान सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, ये एकदम एंटोनियम के रूप में जा रहा है मेलीफ्लुअस के, ठीक है। तो इसलिए हमारा म्यूज़िकल जो है राइट आंसर होगा। म्यूज़िकल मतलब म्यूज़िक को एक तरीके से हम ये नहीं मानते हैं कि हमारे दिमाग को एक तरीके से रिफ़्रेश कर देता है। तो आगे जम्बल्ड जो है आपको क्या दिए हुए हैं, सेंटेंसेस दिए हुए, उनको हमने ऐड कर देना है। तो देखते हैं, जैसे कि न्यू फैक्ट्स एंड एडवांस्ड बट माई ओपिनियन इज़। अब यहाँ पे बी से हमारा मेरे ख्याल से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, तो इसको आप जो है काट सकते हो, ठीक है, ओके। उसके बाद ही हैज़ डिस्कवर्ड, यहाँ से सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। न्यू फैक्ट्स और ये एडवांस्ड ए से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, ए से तो इसने कर भी नहीं रखा। उसके बाद अनचेंज्ड से तो हो ही नहीं सकता, डी वाले ऑप्शन को भी हम लोग जो है काट सकते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद बी से स्टार्ट करने वाला भी काट दिया था। ई से स्टार्ट हो सकता है, न्यू आर्ग्यूमेंट्स, हाँ हो सकता है। तो हम सबसे पहले बी ऑप्शन को ट्राई करते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन को ट्राई करते हैं। उसके बाद हम लोग डी को भी देख लेंगे क्या कहता है। तो बी ऑप्शन हमारा कहता है, सबसे पहले सी को लो, ही हैज़ डिस्कवर्ड, उसके बाद अ न्यू फैक्ट्स एंड एडवांसमेंट, वेरी गुड। उसके बाद न्यू आर्ग्यूमेंट्स बट माई ओपिनियन इज़ अनचेंज्ड, यही सही आंसर रहेगा। इससे देख सकते हैं ट्राई करके, न्यू आर्ग्यूमेंट्स बट माई ओपिनियन, नहीं, यहीं पे गलत हो गया, तो इसलिए हमारा बी आंसर जो है सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 9th, ये कहता है पैसिव वॉइस में चेंज करना है जो हमारे पास गिवन सेंटेंस है उसको, ठीक है। चारों ऑप्शंस में भी आई होप सो कि आ जाएं, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। पीपल नो स्टैनबोक फॉर इट्स ग्रीनरी एंड डेलिशियस स्ट्रीट फूड्स। देखो, इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझने की बात ये है
कि जो ये स्टैंडबॉक्स है, स्टैंडबॉक्स, जो भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा सुनना ईयरफोन लगा के बड़े अच्छे तरीके से। वैसे किसी का नाम बोल सकते हो या जो भी जगह बोल सकते हो, इस तरीके का कुछ है यहाँ पे, क्योंकि ग्रीनरी की बात हो रही है तो जगह जरूरी है, जगह है, ठीक है। हाँ जगह है, डेफिनेटली ये जगह है। ओके, तो स्टैंडबॉक्स यहाँ पे हमारा आया सब्जेक्ट, वैसे भी यहाँ पे हमारा सब जगह पे स्टैंडबॉक्स जो है सब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है। अब इसमें हमें ये ढूंढना है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है और फिर हम इसको चेंज जो है कौन से टेंस में एक तरीके से करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख रखा है पीपल नो, पीपल प्लूरल सब्जेक्ट, नो उसके साथ जो है आपकी सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इज एम आर प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसको हमने चेंज करना है। यहाँ पे दे रखा है वॉज, यहाँ पे इज दे रखा है हो सकता है, यहाँ पे हैड दे रखा नहीं हो सकता, यहाँ पे हैव दे रखा नहीं हो सकता, इसका मतलब राइट आंसर हमारा बी है। अब इसको बना के भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो पीपल नो स्टैंडबॉक्स फॉर इट्स ग्रीनरी एंड डेलीशियस स्ट्रीट फूड्स। देखो सबसे पहले स्टैंडबॉक्स हमने लिया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लिया, फिर हमने नो को थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया नोन, फिर किसके लिए, लोगों के लिए, तो टू यहाँ पे प्रपोजिशन हमारा ऐड हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। किसके लिए, लोगों के लिए, तो टू पीपल, फिर यहाँ से फोर से हम आगे जो है अपना सेंटेंस ऐड कर देंगे, फॉर इट्स ग्रीनरी एंड डेलीशियस स्ट्रीट फूड्स। यहाँ पे बाय प्रपोजिशन के बजाय यहाँ पे आपका टू प्रपोजिशन आ रहा है, इसको हम वाइट बोर्ड पे बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। और यहाँ पे हम पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा आंसर भी हमें मिल गया। थोड़ी बहुत जानकारी के साथ भी पेपर में काम चल जाता है, लेकिन अगर हम बड़े अच्छे तरीके से इसकी जानकारी प्राप्त करें तो बेहतर हमारे लिए रहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, 4 पार्ट्स में स्प्लिट कर रखा है, सेंटेंस को ग्रामेटिकल एरर ढूंढनी है, ये हमारा सेंटेंस है। सेंटेंस और ऑप्शंस को साथ में ले लेते हैं, क्वेश्चन ऊपर चला जाएगा। अननेसेसरी पार्ट, ही नेवर टॉक्स फॉर एनीबडी, ही इज़ अलोन ऑल डे। ये तो बड़ा अजीब सा दे रखा है ना। ही नेवर टॉक्स फॉर एनीबडी, ही नेवर टॉक्स फॉर एनीबडी क्या होता है, टू एनीबडी होता है। तो प्रपोजिशन की आपको यहाँ पे गलती देखने को मिल रही है, पार्ट नंबर 2 में यहाँ पे 4 की जगह पे 2 आपका आ जाएगा और सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सिनोनियम बताना है हमने रेस्पाइट का, ठीक है। रेस्पाइट, देखो सेंटेंस देख लेते हैं। अ पीरियड ऑफ फ्री आउटडोर प्ले कैन प्रोवाइड वेरी नेसेसरी रेस्पाइट फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ द डे। ओके ठीक है, रेस्पाइट का मतलब यहाँ पे नेसेसरी रेस्पाइट। अब देखो रेस्पाइट का मतलब हमारा यहाँ पे होता है आराम, क्या आराम बोल सकते हो, विश्राम बोल सकते हो, ठीक है। ये सब जो है मतलब हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा उसका क्या बताना है हम लोगों ने, सिनोनियम बताना है। प्रोग्रेशन दे सकते हैं, प्रोग्रेशन नहीं दे सकते क्योंकि प्रगति की बात यहाँ पे हो नहीं रही। ब्रेक एक तरीके से हो सकता है, पेंडिंग में रखो, ब्रेक को आंसर मान के चलो। कॉमेंसमेंट क्या होता है, नाउन वर्ड है हमारा, बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन इसका मतलब शुरुआत होता है। क्या, शुरुआत या प्रारंभ बोल सकते हो, या आरंभ भी आप इसका बोल सकते हो एक तरीके से कॉमेंसमेंट का। अच्छा कंटिन्यूएशन मतलब किसी भी चीज़ को जारी रखें या निरंतरता, इसका जो है मतलब हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक ही हमारा सही आंसर होगा। रेस्पाइट मतलब ब्रेक, ठीक है। ओके ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जो कि इसका बताना है चारों ऑप्शंस में से जो भी हमारे पास ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा ये कहता है मच मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड, मतलब जो है क्या होना एक तरीके से बहुत ज़्यादा अति होना, ठीक है। मच मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड मतलब बहुत ज़्यादा अति, किस चीज़ की, किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो मोर्डेंसी क्या होता है, मोर्डेंसी का मतलब होता है बिल्कुल कटु या तीक्ष्ण, एक तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है, तीक्ष्ण। अच्छा ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट का मतलब होता है समन्वय, समन्वय एक तरीके से आप बोल सकते हो, बैलेंस बोल सकते हो समझने के लिए, है ना। संतुलन, वेरी गुड, अच्छा वर्ड याद आया मुझे, संतुलन एक तरीके से ऑर्डिनेट करना। सुबॉर्डिनेट का मतलब क्या होता है, सुबॉर्डिनेट का मतलब होता है डिपेंड होना, सुबॉर्डिनेट क्लोज होता है ना, डिपेंड होना, या फिर आप हिंदी में अगर मैं इसका जाना चाहूँ तो अधीनस्थ आप इसका बोल सकते हो, है ना,
अधीनस्थ जो है हम लोग बोल सकते हैं। एक्सीडिंग क्या होता है? एक्सीडिंग होता है यही चीज़, आंसर आ गया हमारा एक्सीडिंग, मतलब मच मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड, मतलब अब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उससे ज़्यादा मिल गया तो अति, एक्सीडिंग, एक्सीड होगी चीज़ वो, ठीक है। मोर देन इनफ आप उसको बोल सकते हो। अंडरलाइन वर्ड का एंटोनियम बताना है जो भी इस सेंटेंस के अंदर दे रखा है। इस अंडरलाइन दे रखा है हॉट, हॉट मतलब बहुत ज़्यादा गर्म, कॉफ़ी जो है बहुत ज़्यादा गर्म थी, इसने मेरी जीभ को जला दिया, ठीक है। तो स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग क्या हमारा आंसर हो सकता है? स्कॉर्चिंग का मतलब होता है झुलसाने वाला, झुलसना, झुलसाने वाला बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में जो है यूज़ कर रखा है। झुलसना होता है जब आग लग जाए फॉर एग्जांपल, और वो जो जलन होती है ना, वो झुलसना होती है, ठीक है, उससे झुलसना। फ्रीजेड, फ्रीजेड हमारा होता है बहुत ज़्यादा ठंडा, ठीक है। अच्छा एंटोनियम बताना है, अब तक के लिए यही रहेगा। बैल्मी, बैल्मी क्या होता है? इसका मतलब होता है सुगंधित, सुगंधित, ओके। अच्छा सबटल क्या होता है? सबटल का मतलब होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म, या फिर आप इसको जटिल भी एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हॉट का फ्रीज्ड एक तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया ट्रिम्फेंट, ट्रिम्फेंट का मतलब, अरे भाई मत भाग, ट्रिम्फेंट का मतलब, रुक जा भाई, ट्रिम्फेंट का मतलब क्या होता है? ट्रिम्फेंट जो है बड़ा अच्छा वर्ड है, और इसका मतलब बताना है और फिर हमने इसका एंटोनियम बताना है। सबसे पहले ट्रिम्फेंट का मतलब हमें ढूंढना होगा, फिर जो है हम जो है बाकी चीज़ों के उसको देख सकते हैं। देखो इसमें है TRIUMP, ट्रिम्प, ट्रिम्प का मतलब होता है डर पे विजय प्राप्त करना, ठीक है, क्या करना? डर पे विजय प्राप्त करना, ठीक है, इसका मतलब होता है। अब ट्रिम्फेंट होगा विजयी, जो जीत गया है, ठीक है ना। फ्लोरिशिंग क्या होता है? फ्लोरिशिंग का मतलब होता है फलना फूलना। अनसक्सेसफुल जो फेल हो गया एक तरीके से, ओके। अच्छा ये तो विजयी हो गया, ये फेल हो गया, तो आंसर हमें मिल गया ऑप्शन नंबर बी। जुबलियंट होता है बहुत ज़्यादा खुश, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश होता है जो वो जुबलियंट होता है। टिंडर होता है बिल्कुल मुलायम, ठीक है। तो हमारा ट्रिम्फेंट का एंटोनियम हो जाएगा अनसक्सेसफुल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है हमें, वो दे रखा है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ए शॉर्ट स्टे, एक छोटी सी जगह जहाँ पे रुकते हैं हम, दैट यू मेक वाइल ऑन ए लॉन्गर जर्नी, जब हम लंबी यात्रा पे चल रहे होते हैं उसमें छोटी सी एक स्टे लेते हैं कई बार, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टॉप पावर, स्टॉप ओवर, स्टॉप ओवर बोलते हैं। छोटा सा एक पड़ाव जहाँ पे हम थोड़ा सा आराम करने के लिए जो है कुछ समय के लिए रुकते हैं। सागा क्या होता है? सागा का मतलब होता है कथा, है ना। रेफ्यूजी आप जानते हैं, रेफ्यूजी शरणार्थी होते हैं। टेंट आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, तंबू, टेंट। अच्छा मीनिंग बताना है हमने क्रिएचर ऑफ हैबिट का। क्रिएचर ऑफ हैबिट का मतलब क्या होता है? क्रिएचर ऑफ हैबिट का मतलब होता है जब भी किसी काम को एक ही तरीके से किया जाए, मतलब उसकी आदत है वो उस काम किसी उस काम को वो उसी तरीके से करेगा। ए मैन, ए मीन पर्सन, ए बैड हैबिट, ए फेथफुल डॉग, वन हु डज सेम थिंग इन द सेम वे। वेरी गुड, ये सही आंसर है हमारा। क्रिएचर ऑफ हैबिट मतलब वो उस काम को उसी तरीके से करता है, उसका अपना एक तरीका है, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अंडरलाइन सेगमेंट को जो है हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? अ कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन विदाउट इट्स मदरबोर्ड, विदाउट इट्स मदरबोर्ड। यहाँ पे आपका प्रोनाउन का गलती है, और इट्स ये जो है पॉजेसिव फॉर्म में लिख दिया आपने, इसका पॉजेसिव फॉर्म नहीं लिखना है, आपने उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो इट्स आएगा, इट इज़ नहीं आएगा, ये चीज़ है, ठीक है, ओके, ठीक है जी। उसका खुद का मदरबोर्ड। अच्छा ईडियम है हिट द रूफ। हिट द रूफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। क्या करना? बहुत ज़्यादा गुस्सा करना हिट द रूफ होता है। क्यों आसमान सर पे उठा रखे, क्यों छत पे, क्या बोलते हैं उसको क्यों छत आसमान पे उड़ा रखी है, कुछ इस तरीके का होता है ना, वो मुझे हिंदी में याद नहीं आ रहा, वो होता है हिट द रूफ, ठीक है। टू डिस्ट्रैक्ट अ बिल्डिंग, टू बिकम वेरी एंग्री, टू जंप हाई, टू प्ले जॉयफुली।
तो टू बिकम एंग्री जो है आपका यहाँ पे आंसर एक तरीके से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, हैविंग अनलिमिटेड पावर, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, जिसके पास पावर की मतलब लिमिटेशन ही नहीं है, तो वो क्या है? वो सर्वशक्तिमान है। वो क्या है? ओमनीपोटेंट है। वो क्या है? ओमनीपोटेंट। और वो ओमनीपोटेंट कौन है? वो ओमनीपोटेंट गॉड है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब जगह है, वो सर्वव्यापी है, वो जो है सब काम एक तरीके से करता है, जिसके पास अनलिमिटेड एक तरीके से पावर है। ओमनीसियंट क्या होता है? ओमनीसियंट होता है सर्वज्ञ, जो हर जगह है, सॉरी जो सब जानता है, सर्वज्ञ जो सब जानता है, ओमनीसियंट। ओमनीवोरियस, ओमनीवोरियस जो सब कुछ खाता है, मांस भी और आपका क्या है, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों है, जो वो ओमनीवोरियस है। स्पेलिंग के हिसाब से भी इन वर्ड्स को पूछ लेते हैं, चारों ही वर्ड्स ऐसे दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा, ओमनी प्रेजेंस जो सब जगह पे है, जो सर्वत्र है, क्या है? सर्वत्र है, वो भी हमारा गॉड ही है। लेकिन अनलिमिटेड पावर किसके पास है? ओमनीपोटेंट के पास है, सर्वशक्तिमान के पास है। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, इस सेंटेंस के अंदर कौन सा है? इकोनॉमिक्स, इस इकोनॉमिक्स, वेरी गुड। बिगन विद ग्रोथ एंड रिमूवल, रिमूवल, वेरी गुड। रिमूवल की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ए आएगा ई की जगह पे, ठीक है। ये सी ऑप्शन में आपकी गलती है। ऑफ पावर्टी एज इट्स ग्रैंड थीम, ठीक है। बाकी तो आपका सेंटेंस ठीक ही है। अच्छा, अब आ गया भाई हमारा क्लोज टेस्ट, ठीक है। क्लोज टेस्ट को भी समझेंगे। 21 से 25 क्वेश्चन आपके प्रत्येक चैप्टर में, प्रत्येक सेगमेंट में आपको देखने को मिलते हैं, प्रत्येक स्लाइड में आपको देखने को, सॉरी प्रत्येक शिफ्ट में आपको देखने को मिलते हैं, राइट। चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अ पोल conducted in 2018-19 by an online internship and training platform dash, मतलब वहाँ पे क्या हुआ था कि एक पोल के अनुसार जो है ये कंडक्ट किया गया था, जो 2018-19 में करवाया गया था और ऑनलाइन करवाया गया था इंटर्नशिप और ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए, या एक तरीके से कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये फुल स्टॉप नहीं आएगा। नंबर ऑफ बिजनेसेस, देखो सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पे आएगा द। देखो भाई, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो है आपको एक रूल बताते हैं। नंबर ऑफ डैश, नंबर ऑफ, सीधा ही बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। द नंबर ऑफ, उसके बाद आपका प्लूरल नाउन, और उसके ये आपका एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट होता है जब आपका, ठीक है। तो उसको हम जो है एक तरीके से देखते हैं सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। और ये एक स्ट्रक्चर है हमारा, ओके, ठीक है। इस तरीके से हम इस चीज़ को देखते हैं, और पूरा का पूरा ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, फिर इसके साथ सिंगुलर आपको वर्ब यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है, ओके। ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, द नंबर ऑफ बिजनेसेस एक्टिवली, वेरी गुड, ठीक है। यही चीज़ हम बोल रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गया हमारा द। अच्छा, उसके बाद द नंबर ऑफ बिजनेसेस एक्टिवली सीकिंग, नेग्लेक्टिंग, डिक्लाइनिंग, रिड्यूसिंग इंटर्न प्रोफाइल्स हैज़ इंक्रीज्ड ओवर द प्रीवियस 5 years। अच्छा, तो इंटर्नशिप और ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए पोल करवाया था, तो वहाँ पे आपको क्या जो है चीज़ देखने को मिली? ये तीनों चीज़ देखने को नहीं मिली, वहाँ पे सीकिंग देखने को मिली। सीकिंग का मतलब क्या होता है? सीकिंग का मतलब होता है जब हम कुछ करने का प्रयास करते हैं, जब हम किसी चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप CGL के PYQs ढूंढ रहे थे, स्पेशली इंग्लिश के, ठीक है। तो आपको स्किल IQ के वीडियोस मिल गए, या तो फेसबुक पे मिल गए या फिर आपको यूट्यूब पे मिल गए। तो आप जो है उस चीज़ को ढूंढ रहे थे। कई बार कमेंट्स देखने को मिलते हैं, सर लूसेंट्स के ये आंसर्स को मैं ढूंढ रहा था या मैं ढूंढ रही थी। तो वो चीज़ होती है, उस चीज़ को हम क्या कर रहे होते हैं? सीक कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सीकिंग आ जाएगा। बिजनेस एक्टिवली सीकिंग इंटर्न प्रोफाइल्स हैज़ इंक्रीज्ड ओवर द प्रीवियस 5 years। उसके बाद दिस स्टडी demonstrates that India received 80% more internship applications in 2018 with 2.2 million applications dash 1.27 million in 2017। देखो
यहाँ पे 2018 और 17 के एप्लीकेशंस इंटर्नशिप जो एप्लीकेशंस थे उनके बीच में क्या किया गया, कंपैरिजन। तो यहाँ पे आपको सिमिलर टू नहीं करना, अकॉर्डिंग टू नहीं करना, कंबाइंड टू नहीं करना, कंपेयर्ड टू एक तरीके से करना है, क्योंकि दो जो ईयर है उनके अलग अलग टाइम के जो है बीच में एक तरीके से कंपैरिजन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। द राइज वॉज इन्फ्लुएंस्ड, जो बढ़ोतरी हुई वो इन्फ्लुएंस हुई डैश, उससे डैश इन्फ्लुएंस हुआ, यहाँ पे भी सेंटेंस हमारा ख़त्म नहीं हो रहा। पार्ट बाय एन इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज सीकिंग फ्रेश perspectives और इनोवेटिव आइडियाज़ टू इम्प्रूव डैश ऑन एग्जिटिंग प्रोजेक्ट्स। तो दोनों डैश हमारे आगे। सबसे पहले हम पहले वाले को देखते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं। आ जाएंगे क्या दोनों ऑप्शन? बिल्कुल आ जाएंगे। द राइज वॉज इन्फ्लुएंस्ड, जो बढ़ोतरी हुई वो एक तरीके से बढ़ोतरी जो है वो आपको काफ़ी देखने को मिली, और जो बढ़ोतरी थी वो काफ़ी बड़ी, जिसमें फ्रेश जो पर्सपेक्टिव्स हैं या इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं उनकी तलाश करने वाले जो भी इंडस्ट्रीज़ थे उनकी संख्या में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। तो उसको आप बोल सकते हो पूरे तरीके से वो क्या हुई, बढ़ोतरी एक तरीके से आपको देखने को मिली। तो किस में देखने को मिली? तीनों को काट दो, इन रखो यहाँ पे। इन्फ्लुएंस्ड इन पार्ट बाय एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? आइडियाज़ इम्प्रूव हुए, फिर डैश हुआ ऑन एग्जिटिंग जो प्रोजेक्ट्स थे, जो पहले से ही प्रोजेक्ट्स जो क्या थे मौजूद थे, उनको क्या किया गया, उनको एक तरीके से इफ़ेक्ट नहीं किया गया, एफर्टलेस भी नहीं किया गया, एफिशिएंसीज में लेके आया गया। मतलब उनको है ना सुव्यवस्थित तरीके से एक तरीके से उनकी गुणवत्ता भी एक तरीके से बढ़ाने की क्या की गई, इम्प्रूवमेंट की गई, कोशिश की गई, पर्सपेक्टिव्स लेके आके फ्रेश और इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आके। ठीक है, क्योंकि जो पहले से जो क्या बोलते हैं उनको, प्रोजेक्ट्स जो एक तरीके से चल रहे थे उनको और ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ जो है आगे बढ़ाने की कोशिश एक तरीके से की गई। तो ये चीज़ देखने को मिली। तो ये ऑप्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, बट एक लाइन बचती है, उसको जरूर से पढ़ लेते हैं। ऑब्टेनिंग एन इंटर्नशिप प्रियर के बाद टू लगता है ना, ये ध्यान रखना है। टू एंटरिंग द जॉब मार्केट विच वॉज वंस व्यूड एज ए वेस्टर्न कॉन्सेप्ट इज क्विकली गेनिंग स्टीम इन इंडियन वर्क प्लेस। ओके, तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, इस पीडीएफ को मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, जो कि अपना टेलीग्राम चैनल है स्किल IQ एजुकेशन। तो आप उसको जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो बनाने से पहले ही मैंने वहाँ पे डाल दिया है स्किल IQ पे, टेलीग्राम चैनल पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हो ईजीली। अच्छा, वीडियो आपको पसंद आई तो आपको शेयर करनी पड़ेगी ये वीडियो, ताकि आए व्यूज़, और उससे हमें एड्स के द्वारा ही इनकम जनरेट होती है। हम कोई सब्सक्रिप्शन कोई इस तरीके की चीज़ें नहीं रखते हैं अपने चैनल पे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा सपोर्ट एक तरीके से यही हो जाएगा कि आप लोग शेयर कर दोगे ना वीडियोज़ को, तो बहुत अच्छा रहेगा आपका। ठीक है। अच्छा, संडे को लाइव करते हैं, संडे को लाइव सेशन में आ जाया करो, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स या इन सब चीज़ों की हम लोग जो है बात कर सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, ओके। तो वीडियो को आपने सबसे पहला पॉइंट है शेयर करना है, दूसरा पॉइंट है आपने लाइक जरूर करना है, क्योंकि 20 लाइक्स को भी डिजर्व नहीं करते क्या हम लोग? इतना गंदा तो शायद परफॉर्मेंस नहीं होगा। ओके, उसके बाद जो है आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, क्योंकि चैनल अपना 8K सब्सक्राइबर्स को वेट कर रहा है। लगभग 50 सब्सक्राइबर्स बाकी हैं, उसके बाद हमारे 8K यानी कि 8000 हमारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। और अच्छा, इसी के साथ शिक्षा और अध्ययन दूसरा चैनल है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर दो। उसको है ना फर्स्ट जो है 1K सब्सक्राइबर्स की वहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ। वहाँ पे ब्लैक बुक के एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है अलग से, जो कि आपको स्किल IQ पे नहीं देखने को मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और अध्ययन पे देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके। फिर आपके पास आता है कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप जो है आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सजेशंस हैं, ये सब चीज़ें आप जो है डाल के हमें बता सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।